या थैंक यू इरफान जी। क्या अनुष्का जी, थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं। मैं शॉर्ट में मेरा परिचय दे देता हूं और हम आगे के सेशन को शुरुआत करते हैं। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं डोंबिवली मुंबई से हूं और पिछले 27 सालों से मैं अल्टरनेटिव थेरेपी, जिसमें एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी, ग्वासा थेरेपी, कपिंग, मोक्सीवश्चन, बैच फ्लावर रेमेडीज, बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी, एरोमा थेरेपी, नेचुरोपैथी जैसी अलग अलग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति या अल्टरनेटिव थेरेपीज का इस्तेमाल करके पेशेंट को ठीक करता हूँ। मेरा क्लिनिक है। लेकिन उसके अलावा करीबन 25 साल से ज़्यादा वक्त से मैं लोगों को इनमें से कई सारी थेरेपी सिखाता हूँ और हज़ारों लोग ये थेरेपी सीख करके उसका इस्तेमाल अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फैमिली पर्पस के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो लोग प्रोफेशनली भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो उनका खुद का हीलिंग सेंटर है, या तो वो होम विजिट करके जो भी बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनको घर पे जा करके अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये एक नोबल प्रोफेशन है जिसमें आपको ना ही केवल अर्निंग होता है, लेकिन आपको साथ में ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारा दर्द कम कर सकते हैं एक्यूप्रेशर की मदद से, जिसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, कोई ज्यादा आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। कोई भी इंसान, आम इंसान भी ये सीख सकता है, जिसके लिए आपको कोई अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की या कोई विशिष्ट चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अब हम शुरू करेंगे अपना अगला सेशन, जो कि लर्निंग पे रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरे साथ में हैं। तो अगर आप सब लोग रेडी हैं और मेरे साथ में हैं तो यस लिखिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। यस, आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, राइट? हेल्थ इज वेल्थ, ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हेल्थ ही हमारी वेल्थ है? क्या आप ऐसा समझते हैं कि यस, आरोग्यम धन संपदा, यानी हमारा सेहत ही हमारी संपत्ति है? ऐसे कितने लोग मानते हैं? अगर आप इस बात को मानते हैं तो मी लिखिए। तो ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं यार। यस, दीपांकर जी, इरफान जी, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो किसी को भी सवाल पूछेंगे तो सभी लोगों का ये मानना है, या सभी लोग कहते हैं कि यस, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन क्या वाकई में हम लोग हमारी हेल्थ को वेल्थ की तरह ट्रीट करते हैं? आपके पास में अगर वेल्थ हो तो आप उसका कितना जतन करते हैं? आप उसको तिजोरी में रखते हैं, कहीं पे बाहर जाते हैं तो आप वह 2-3 ताला लगा करके सेफ्टी डोर लगाते हैं घर पे। आपका अगर गोल्ड ऑर्नामेंट्स या ऐसी कोई चीजें हो तो आप बैंक के लॉकर में उसको सेफ्टी के लिए रख देते हैं। आपका वेल्थ को आप इन्वेस्ट करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं। फिर कोई स्टॉक मार्केट में करता है, कोई गोल्ड में करता है, कोई अलग अलग जगह पर करता है, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, ताकि वो वेल्थ बढ़े, उसकी ग्रोथ हो। तो ये अक्सर हम लोग कोशिश करते रहते हैं। लेकिन वाकई में हम हेल्थ को वेल्थ की तरह ट्रीट करते हैं क्या? ये सवाल हमें अपने आप को पूछना है। यानी हेल्थ की ग्रोथ कैसे हो, इसके बारे में हम कितने प्रयत्नशील हैं, ये हमें देखना है। क्योंकि मेरा ज्यादातर तजुर्बा है कि लोगों को पूछेंगे या लोगों को कहेंगे कि ये करो, ये करो, ऐसा करो, ऐसा करेंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो लोग कहते हैं जब भी होगा तभी देखा जाएगा, अभी तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अभी अगर मुझे कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तो मुझे इतनी फिक्र क्यों करनी है? अभी बारिश का मौसम है, अगर काढ़ा पीने के लिए कहेंगे तो नहीं, अभी तकलीफ नहीं है तो काढ़ा क्यों पीने का? जब भी सर्दी खांसी होगी या बुखार आएगा तभी काढ़ा पिएंगे, अभी एडवांस में क्यों पीना है? यानी प्रिवेंशन के ऊपर या हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत कम लोग जागरूक होते हैं। ज्यादातर लोगों का एटीट्यूड होता है खाओ पियो ऐश करो। अभी जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो जिंदगी के मजे ले लो।
बाद में जब भी जो होगा सो देखा जाएगा। ये कहने के लिए जितना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब कोई मुसीबत आती है, कोई हेल्थ इश्यू आता है, तभी जब उसको फेस करना होता है, तभी हमें पता चलता है कि हमारा विल पावर कितना स्ट्रांग है, हमारा इनर स्ट्रेंथ कितना मजबूत है। और आपने देखा होगा कई बार कि थोड़ी सी तकलीफ हो जाए या थोड़ा हेल्थ इश्यू आ जाए तो तुरंत लोग सारे भगवान के कोर्ट ऑफ क्या? पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अ, अपना आना पड़ेगा। माइक बंद रखिए प्लीज। थोड़े दिन अगर बीमारी ठीक ना हो जाए तो फिर कहीं नजर तो नहीं लग गई होगी, फिर वो मंत्र उच्चार करवाते हैं, कहीं पे दोरा धागा करवाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग ये टोटके करते हैं। यानी जब तकलीफ होती है तभी फिर बाद में हमारा हौसला कमजोर हो जाता है। तो ये कहने के लिए बहुत आसान है कि जब भी जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब मुसीबत आती है तभी उसको मुकाबला करना, उसमें से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सयाना इंसान वही है जो कि पहले ही प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करे। जो तकलीफ है उसको ठीक करने के ऊपर तो काम करना ही करना है, लेकिन साथ साथ में तकलीफ ना हो और हमारी तकलीफ आगे बढ़े नहीं, ये देखना, ये सयाना इंसान का काम होता है। तो जो वाइस है, जो सच में हेल्थ अवेयर है, वो यही कोशिश करता है कि वो बीमार ना हो, क्योंकि जितना अपने हाथ में है उतनी कोशिश तो हमें करनी चाहिए। हाँ, बाकी जो बाहर के फैक्टर्स हैं, जैसे अगर क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ खाने पीने में कुछ गड़बड़ी हो गई और उसकी वजह से कुछ हुआ, तो ये अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट जो चीजें हमारे हाथ में है वो तो हमें एटलीस्ट करनी चाहिए ताकि हम सेफ रहे, हेल्दी रहे। ठीक है। तो आप मेरी इस बात से सहमत है। ऐसा हमारे में कहा जाता है कि अ, पानी आने से पहले ही डैम बांध देना चाहिए। यानी अभी तेज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, फ्लड का कंडीशन आ जाए, तो उस वक्त में आप डैम बांध करके कुछ नहीं करेंगे। तो डैम बांधने का प्रोसेस है वो बारिश आने से पहले ही हो जाना चाहिए, ताकि अगर हेवी बारिश आ जाए तो आपका पानी स्टोर हो, या हेवी बारिश की वजह से और कोई डैमेज ना हो, पानी की वजह से या फ्लड की वजह से कोई नुकसान ना हो। राइट। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आग लगे तभी कुआं नहीं खोदना चाहिए, यानी पहले से अगर आपने पानी का प्रोविजन करके रखा है तो आग लगेगी तो आप उसका इस्तेमाल पानी का करके आग बुझा सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप पहले से ही प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करते हैं तो आपकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। इजंट इट? सेल्फ हीलिंग थेरेपी, ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग जो है वो मेडिसिन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं या डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं कि कुछ तकलीफ होती है, डॉक्टर ने दवाई दी, उन्होंने वो फॉलो किए। तो ऑफ कोर्स डॉक्टर ने जो किया है, कहा है, दिया है, उसके हिसाब से हमें चलना है, नो डाउट। लेकिन सारी चीजें मेडिसिन से ठीक नहीं होती है, सारी चीजें डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50% रोल हमारा खुद का होता है। मैं अक्सर कहता हूँ पेशेंट को कि आप डॉक्टर या ट्रीटमेंट के ऊपर आपको केवल 50% से ज्यादा फायदा नहीं मिल सकता उनकी मदद से, क्योंकि दूसरे जो फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करना, हमारे खाने पीने में बदलाव करना, हमारे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, मेंटल स्ट्रेस रिलीव करना, ये सारी चीजें हमारे हाथ में होती है, और ये चीजें अगर साथ में हो तभी जाकर के बीमारी पूरी तरीके से कंट्रोल में आती है। तो पिछले कुछ दिन, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि टीवी पर कंटिन्यूअसली एडवर्टाइज होती है, कोई ना कोई बीमारी के लिए कोई ना कोई दवाइयों का एडवर्टाइजमेंट आता है कि वीक सेक्शन 500 ले लो, रिवाइटल ले लो। तो हमें क्या लगता है कि दवाई ले लेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप सोचिए, इतने सारे लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड या ऐसी कई सारी बीमारियों की दवाई सालों से ले रहे हैं, क्या वो लोग ठीक हुए? आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन के लिए दवाई ले रहे हैं, फिर वो थायराइड हो सकता है, डायबिटीज, बीपी, हाइपर एसिडिटी, जॉइंट पेन, माइग्रेन, एलर्जिक कंडीशंस, कोई भी अगर तकलीफ है आपको और आप उसके लिए दवाई ले रहे हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग दवाई ले रहे हैं। या कुछ लोग जिनको बार बार दवाई लेने की जरूरत पड़ती है, भले अभी फ्रीक्वेंटली ना, मतलब एवरीडे की प्रोसेस में शायद दवाई ना लेनी पड़ती हो,
लेकिन अक्सर परेशानी होती है, जैसे बार बार उनको सर्दी खांसी हो जाती है या एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, एसिडिटी या माइग्रेन जैसी शिकायत होती है, तो बीच बीच में उनको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग दवाइयाँ बार बार लेते हैं या लेने की जरूरत पड़ती है? या कई सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, शायद वो हेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारी सेहत का कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में हो। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी थेरेपी सीखनी चाहिए जो कि करने में आसान हो, इस्तेमाल करने में आसान हो और इफेक्टिव भी हो। तो ऐसी एक थेरेपी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो जैसे हम इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली हम लोग अ, आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, उसी तरीके से हेल्थ के मामले में भी हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। जो-जो चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, वो हमें मेंटेन करनी चाहिए। 100% हमें मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन जो है, उसमें कई सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है, दवाइयों की ज़रूरत बार-बार पड़ती है, तो एडिक्शंस भी हो जाता है। तो प्रेफरेबली अगर हम कुछ थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो कई सारी अनवांटेड मेडिसिन्स हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि योर हेल्थ इज़ इन योर हैंड, यानी आपका आरोग्य जो है वो आपके हाथ में है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, न्यूट्रिशन क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये हमारे हाथ में होता है। रहन-सहन में क्या बदलाव करना है, ये हमारे हाथ में होता है। एक्सरसाइज़, योगा करना है, नहीं करना है, ये हमारे हाथ में होता है। मेंटल एटीट्यूड हमारे हाथ में होता है। लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करना हमारे हाथ में होता है। तो हमारी सेहत हमारे हाथ में है, लेकिन अदर पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, तो हमारे हाथ में पूरे शरीर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आए हुए हैं, और ये पॉइंट्स को दबाने पर हम हमारी कई सारी बीमारियों में आराम पहुंचा सकते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं, या प्रिवेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बीमारी को आने से रोक सकते हैं। और इसके लिए कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड, यानी बोथ वेज। आपके लाइफस्टाइल कैसी है, आप कैसे रहते हैं, उसके अनुसार भी, और साथ-साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू भी, आपकी सेहत आपके हाथ में है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? यस? ओके, कुछ आप साइटिका के लिए दवाई ले रहे हैं। ओके, आपको विजुअल चैलेंजेस है। यस, राजेंद्र जी। ओके, या थैंक यू इरफान जी। हमें ये क्यों सीखना चाहिए? एक तो इससे हमें हम सेल्फ केयर कर सकते हैं, यानी अपनी खुद की मदद कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को हम लोग मददरूप हो सकते हैं। क्योंकि कुछ थेरेपी ऐसी होती है जो हम आसानी से सीख सकते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जिसका इलाज हम घर पे बैठ करके अपने आप भी कर सकते हैं, अप टू सर्टेन लिमिट। तो अगर ये हम लोग सीख लेते हैं, तो हम लोग बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई सारे लोग चने-कुरमुरे की तरह दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी-थोड़ी तकलीफ हुई नहीं कि तुरंत से केमिस्ट के पास से मेडिसिन लेकर के आते हैं। उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास में जाते हैं। लेकिन वो बार-बार दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमें दवाइयों के ऊपर 100% डिपेंडेंट नहीं रहना है। जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी है कि हम बिना दवाइयों के, या कम से कम दवाइयों से ठीक हो जाएँ। दूसरी बात, ये प्रिवेंशन के लिए काम में आता है। अभी आपने देखा होगा कि बीमारियों की दवाई तो होती है, लेकिन आप वो दवाई तभी शुरू कर सकते हैं जब भी आपको कोई बीमारी या तकलीफ आती है तब। इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज का हो, या अस्थमा का, या ऐसी कोई बीमारी थायराइड की, जिसमें फैमिली हिस्ट्री हो, या तो आपके पेरेंट्स को या आपके किसी फैमिली मेंबर को हो, या आपको किसी को तकलीफ हो, और जिसके लिए आपको दवाई लेनी पड़ती है। कोई है डायबिटीज वाला जिसको, या उसके घर में? यस। ओके, आरती जी। अ, कौन सी तकलीफ के लिए आप दवाई ले रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर को तकलीफ है, आप बता सकते हैं? विच हेल्थ कंडीशन? अभी अगर सपोज किसी को फैमिली में डायबिटीज हो, जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, ठीक है, सही है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज किसी पेरेंट को डायबिटीज है, और
उसके लड़के को भी फॉर एग्जांपल ऐसा बता कर समझते हैं, टचवुड हमारे घर में तो नहीं है किसी को, लेकिन अगर सपोज मेरे पेरेंट को या मेरे फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज की है, मुझे डायबिटीज नहीं है लेकिन मुझे एज पर फैमिली हिस्ट्री या हेरिडिटरी जो भी बीमारियां हैं तो उसके अनुसार मुझे होने की संभावना है अगर, और अगर मैं अपने आप को बचाना चाहता हूँ तो ऐसी कौन सी दवाई मैं ले सकता हूँ कि जिसकी मदद से मैं डायबिटीज से बच जाऊँ? ऐसी कोई दवाई है क्या? आपको ऐसा पता है? कभी आपने डॉक्टर को किसी को पूछा है या किसी डॉक्टर ने आपको बताया है कि अगर आपके पेरेंट्स को या आपके फैमिली मेंबर्स को डायबिटीज है और आपको अगर डायबिटीज होने की संभावना है तो आप ये दवाई ले लो तो आपको डायबिटीज नहीं होगा? ऐसा कभी सुना हुआ है आपने? किसी ने देखा है कभी? किसी डॉक्टर ने बताया ऐसा कोई दवाई है? नो, राइट? क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एलोपैथी साइंस जो है, मॉडर्न मेडिसिन है, ये इलनेस का शास्त्र है। इलनेस का शास्त्र का क्या मतलब होता है? बीमारी आने के बाद का शास्त्र। अभी अगर सपोज मुझे बुखार नहीं है तो मैं एडवांस में पैरासीटामोल ले लूंगा या डोलो ले लूंगा तो मुझे बुखार नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बुखार आने के बाद में डोलो ले सकता हूँ लेकिन बुखार ना हो उसके लिए मैं डोलो या पैरासीटामोल नहीं ले सकता। मुझे डायबिटीज ना हो उसके लिए मैं डायबिटीज की दवाई पहले से शुरू नहीं कर सकता। मुझे हाई बीपी ना हो इसके लिए मैं बीपी की दवाई शुरू नहीं कर सकता। ये मैं कभी शुरू कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ तकलीफ होती है तो। अगर मुझे बुखार आता है तो मैं बुखार की दवाई ले सकता हूँ। अगर मुझे सर्दी खांसी हो गई है तो मैं एलर्जी की दवाई ले सकता हूँ। बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया तो मैं दवाई शुरू कर सकता हूँ, लेकिन ना हो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि ये इलनेस का शास्त्र है, यानी बीमारी का शास्त्र है, यानी बीमारी होने के बाद ये दे सकते हैं। लेकिन हम जो सीखने वाले हैं ये एक्यूप्रेशर, ये वेलनेस का शास्त्र है। वेलनेस का शास्त्र मतलब आप बीमारी को आने से रोक सकते हैं। ये ऐसा शास्त्र है, यानी आपको बीमारी होने की राह नहीं देखनी, अगर आप प्रिवेंशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ये सीखना जरूरी होता है ताकि आप एडवांस में अगर ये ट्रीटमेंट करते जा रहे हैं तो आपके एपिसोड्स कम हो जाएंगे बीमारी के, आपके बीमारी की सिवियरिटी कम हो जाएगी या होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर हो गया है तो ठीक भी हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि ये वेलनेस का शास्त्र है। वेलनेस यानी आप हेल्दी है और हेल्दी रहे। बीमारी होने के बाद में तो हम सारे एफर्ट्स करते हैं, लेकिन बीमारी ना हो उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और हमारी जो सेहत है वो मेंटेन रहे। हो सकता है हमें आजकल आज कोई भी तकलीफ नहीं है, ना ही हमें एसिडिटी की शिकायत है, ना पेट की कोई गड़बड़ है, ना एलर्जी का प्रॉब्लम है, ना और कोई तकलीफ है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें तकलीफ नहीं हो सकती। हो सकता है कि हमारे अंदर शरीर में बदलाव आ रहे हो लेकिन हमें महसूस ना होते हो। वो कभी कोई एक पॉइंट के ऊपर ट्रिगर होकर के अचानक से बाहर आ जाता है, तब तक हमें नहीं पता चलता। तो हमें बाहर से हम अपने आप को हेल्दी समझते हैं लेकिन अंदर तो कुछ बदलाव हो रहे हैं जो हमें पता नहीं है। तो उसको मेंटेन करने के लिए यानी हमारी सेहत को मेंटेन करने के लिए भी ये काम में आता है, यानी ये वेलनेस के लिए काम में आता है। इसके फायदे क्या है? एक तो ये इजी टू डू, यानी ये करने में बहुत आसान है। इसके लिए आपको कोई बहुत ही ज्यादा स्टडी करना पड़े, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़े, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज लेना पड़े, ऐसी बात नहीं है। ये करने में एकदम आसान है। इकोनॉमिकल है क्योंकि इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है, कोई आपको इंस्ट्रूमेंट लेना नहीं पड़ता है, कोई अलग अलग औजार लेने नहीं पड़ते हैं, कोई सेटअप तैयार करना नहीं पड़ता है। यानी आपको ऐसी कोई ओवरहेड्स की जरूरत नहीं होती है जिसमें आपको खर्चा करना पड़े। ये कोई भी इंसान कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस या आपको कोई बहुत ज्यादा लंबा अभ्यास करने की जरूरत है, ऐसी नहीं है। कोई भी इंसान इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकता है। अब ये करना सेफ है कि नहीं है? दिस इज एब्सोल्युटली सेफ। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप छोटे बच्चे से लेकर के बड़े इंसान तक, यानी 1 महीने के बच्चे से लेकर के 100 साल के बुजुर्ग तक, आप सभी लोगों को ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एब्सोल्युटली सेफ है। इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और सबसे बड़ी बात यानी ये जो है ये इफेक्टिव भी है, यानी इसका फायदा आपको तुरंत से महसूस होता है या तो उसके रिजल्ट्स आपको दिखते हैं, आपके तकलीफ में राहत मिलने का काम शुरू होता है। तो ये एब्सोल्युटली सेफ है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल है और इजी टू डू है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप यहाँ तक मेरे साथ में हैं तो यस लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप सभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन में
जब सभी लोगों के वीडियोस बंद होते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला इंसान अटेंटिव है भी या नहीं, या वो एक साथ में दूसरे काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें बीच बीच में सवाल पूछ करके जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी, इरफान जी, दीपांकर जी। वेरी थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। आप सभी लोगों के अलर्टनेस की वजह से ही वेबिनार इंटरेस्टिंग होता है। तो ऐसे जागरूक लोग रहेंगे तो सिखाने का भी मजा आता है, डिस्कस करने का भी मजा आता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेटिंग। पेन, ज्यादातर लोग जो है वो दर्द से परेशान होते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को पेट साफ नहीं होता है, लेकिन ये एक दो दिन की बात नहीं है, महीनों तक सालों तक ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो उसके बारे में उतने चिंतित नहीं होते। कई सारे लोगों को बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, कई सारे लोगों को स्किन का प्रॉब्लम रहता है। तो ऐसे कई सारी बीमारियां होती है जो हमें होती है, लेकिन हम उसके लिए ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते। लेकिन दर्द की शुरुआत हो जाए तो हम लोग आधे घंटे के अंदर उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा कि अगर आपको सर दर्द शुरू हो जाए, या आपको बॉडी पेन या कहीं पे भी दर्द होना शुरू हो जाए, जॉइंट में हो या मसल्स में हो, आप थोड़ी देर राह देखते हैं, उसके बाद में तुरंत से आप प्रयत्न करते हैं कि मैं एक आधी पेन किलर खा लूं, या तो फिर सेक कर लूं, कुछ करूं। यानी आप आधे घंटे में तुरंत से पेन के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। बाकी कई सारी बीमारियों में महीनों तक, सालों तक आप उसको इग्नोर करते हैं, देखते भी नहीं है। लेकिन दर्द शुरू हुआ तो तुरंत से हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। महसूस किया है आप लोगों ने कि हमें दर्द बर्दाश्त नहीं होता, राइट? और ये वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि हमारी सहन करने की क्षमता भी कम हो गई है, और हमारे पास में धीरज की कमी भी है, और हमारे पास में वक्त की कमी भी है। तो हमें तुरंत से तुरंत ठीक हो जाना है, ये हमारा एक नॉर्मल एटीट्यूड हो गया है। तो ये पेन जो है, अ, ये पेन से ही मेरे करियर की शुरुआत हुई, एक्यूपंक्चर करियर की। अ, अगर आप सब लोगों की परमिशन हो तो मैं मेरा शॉर्ट में स्टोरी सुनाता हूँ कि जिस वजह से मेरे एक्यूपंक्चर की करियर की शुरुआत हुई। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो यस लिखिए। यस, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मेरे एक्यूपंक्चर करियर की शुरुआत पेन की वजह से हुई। अ, मैंने करीबन 92 93 में, यानी मोर देन 30 इयर्स बैक, मैंने एक्यूप्रेशर का कोर्स किया था। जब भी मैं मेडिकल कॉलेज में था, तो तभी वेकेशन पीरियड में मैंने ये कोर्स किया था। और मैं बीच बीच में जाकर के एक्यूप्रेशर सेंटर में प्रैक्टिस के लिए जाता था, और मेरा अनुभव वहाँ पे बढ़ाता था। वहाँ पे मैंने देखा कि कई सारी ऐसी बीमारियां थी कि जिसमें एक्यूप्रेशर की मदद से वो पेशेंट्स को फायदे पहुंचते थे। तो ये मैंने रिजल्ट्स कई बार देखे थे, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। और बाद में फिर मेरा ग्रेजुएशन मेडिकल का कंप्लीट हुआ 94 में। उसके बाद में 95 में मैंने एक्यूपंक्चर का एक बेसिक कोर्स किया। उसके पहले मैंने एक्यूपंक्चर के कुछ कैंप्स वगैरह यहाँ पे जो डोंबिवली में अरेंज हुए थे, वो देखे थे, जिसमें मैंने देखा मेंटली रिटार्डेड बच्चों को भी एक्यूपंक्चर से काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा था। जो जन्म से डेफ एंड डम्ब थे, यानी गूंगे बहरे थे, ऐसे बच्चों की ट्रीटमेंट करने के बाद में उनमें भी बदलाव आने शुरू हो गए थे। और ये कैंप रेगुलरली होते थे, तो जिसकी वजह से 3 से 6 महीने के बाद में वो डिफरेंस दिखाई देने लगता था, और ये मैंने महसूस किया। तो मुझे काफी ताज्जुब हुआ कि जो जन्म से गूंगे बहरे हैं, या तो जो मेंटली रिटार्डेड है, हम लोग कहते हैं कि ये पैदाइशी है तो ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन उनमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद में मैंने एक्यूपंक्चर का बेसिक कोर्स किया 95 में। और ये जुलाई का ही महीना था मेरा, जुलाई में कोर्स कंप्लीट हुआ। और कुछ दिनों के बाद में, जब भी शाम को मेरे पिताजी घर पे आए ऑफिस से, तो उन्होंने बोला मुझे दांत में बहुत दर्द है, और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मुझे कोई तो पेन किलर दे दे। तो मैं बोला ठीक है, आपको दवाई देता हूँ, लेकिन पेन किलर हम खाली पेट पे नहीं दे सकते, तो आपको कुछ खाना जरूरी है। तो उन्होंने दो चार निवाले दाल चावल के जैसे तैसे निकले, और बोला कि अभी ठीक है, मुझे दवाई दे दे। बोला ठीक है, मैं दवाई देता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको
एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट्स, तभी मैंने एक्यूपंक्चर सीखा था, तो हम लोगों को किट के तौर पे एक्यूपंक्चर की नीडल्स दी गई थी। तो वो मेरे पास में थी। मैं बोला एक्यूपंक्चर आपको मैं देता हूँ, तो उससे अगर आपको फायदा पहुंचता है तो ठीक है, नहीं तो दवाई तो है ही। बोला ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो। तो मैंने उनको, यहाँ पे एक्यूपंक्चर का एक पॉइंट होता है, ये LI4 पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट है, ये पेन किलर पॉइंट है और कोई भी दर्द के लिए काम में आता है। तो हमको सर ने बताया था कि ये पॉइंट देने से पेन कम होता है, तो मैंने दोनों हाथ में ये पॉइंट दे दिया उनको एक्यूपंक्चर का। और यहाँ पे नींद के लिए एक्यूपंक्चर का पॉइंट दे दिया। एक्यूपंक्चर ये 5,000 साल पुराना शास्त्र है। तभी इलेक्ट्रिक करंट नहीं हुआ करते थे, तो तभी क्या करते थे, नीडल्स लगा करके मैन्युअली स्टिमुलेट करते थे, या तो उसको गोल घुमाते थे या ऊपर नीचे करते थे नीडल्स को, ताकि वो स्टिमुलेशन हो और इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाए। तो ये उसका एक्यूपंक्चर का प्रोसेस होता है। तो मैंने उनको निडल 10 मिनट स्टिमुलेट किया रहेगा, तो उन्होंने बोला कि पेन अभी कम हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। बोला अच्छी बात है। 20 मिनट्स का नीडल का निडलिंग का ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो 20 मिनट्स करके मैंने नीडल्स निकाल दिए। उनको पूछा दर्द कैसा है, उन्होंने बोला अभी हार्डली 10 to 20% दर्द बाकी रह गया है, यानी अभी ये दर्द मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने उनको एक गोली दे करके रखी कि अगर रात को नींद नहीं आती है तो ये दवाई आप ले लेना। लेकिन उनको पूरी रात भर अच्छी तरीके से नींद भी आई, दर्द भी नहीं हुआ। रात को 11:30 बजे सोए थे, सुबह 9:30 बजे उठे। यानी ये इतना अच्छा रिजल्ट देखा मैंने। क्योंकि दवाई भी आप लेते हैं तो दवाई लेने के बाद में आपको कम से कम आधा घंटा लगता है उसका असर दिखने में, क्योंकि वो दवाई पेट में जाती है, डिजोल्व होती है, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स होकर के अपना काम दिखाती है। इसको 30 मिनट्स का प्रोसेस लगता है कम से कम। लेकिन ये 20 मिनट में, यानी वो दवाई से भी फास्ट रिजल्ट मिला, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया। तो मैं बोला अगर पेनफुल कंडीशन में, यानी एक्यूट प्रॉब्लम में भी अगर ये काम में आता है, मैंने क्रॉनिक में तो देखा ही था, मेंटली रिटार्डेड और डेफ एंड डम्ब में भी इतना इंप्रूवमेंट देखा था। बाकी के जॉइंट पेन और वगैरह में तो देखा ही था। लेकिन ये जब जब देखा मैंने कि एक्यूट प्रॉब्लम, यानी अचानक हुआ तकलीफ जिसमें पेन किलर की जरूरत हो, वो जरूरत भी अगर टल जाती है, तो ये शायद कितना इफेक्टिव है। और उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्यूपंक्चर में ही आगे बढ़ूंगा। और उसके बाद में मैंने 96 में मेरा एक्यूपंक्चर क्लिनिक शुरू किया, और तब से मैं फुल टाइम एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और अल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ और सिखाता हूँ। तो ये मैं आपको इसके लिए शेयर कर रहा था कि मेरे एक्यूपंक्चर करियर की शुरुआत दर्द से ही हुई, और इसी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैं ये फील्ड में आया। अभी ये एक्यूपंक्चर से साइकोलॉजिकली फायदा होता है ऐसा नहीं है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं तब तक फायदा होता है, उसके बाद में वापस से शिकायत शुरू होती है। तो ये केवल साइकोलॉजिकल है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कोई स्क्रीन पे, अ, अब प्लीज स्क्रीन के ऊपर कोई स्क्रैच मत कीजिए। ये स्क्रीन पे आप प्लीज चेक कीजिए। एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से दर्द में क्यों कम फायदा होता है, क्योंकि इंडोर्फिन नाम का एक केमिकल होता है जो हमारे शरीर में कुदरती रूप से मौजूद है। ये नेचुरल पेन किलर है, और इसका फायदे, इसकी वजह से हमें फायदा होता है। इंडोर्फिन जो है, ये एक केमिकल है जो नेचुरल पेन किलर है। आपने भी महसूस किया होगा कई बार, आपको जब भी दर्द होता है, खास करके जब भी आप खेलते वक्त में या चलते वक्त में ठोकर लगती है, ठेस लगती है, गिर जाते हैं, या अ, कपाट का या पलंग का कोना आपको घुटने में या कहीं पे लग जाता है, और तभी एकदम से चक्कर जैसा आ जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरी हड्डी टूट गई। लेकिन उसके बाद में
शाम तक हम भूल भी जाते हैं कि हमें दर्द होता है या हमें मार लगा था। महसूस किया है आप लोगों ने कि ये कैसे होता होगा? हम लोग कभी इतना गौर से देखते नहीं है या सुनते नहीं है या इस चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ साइंटिफिकली ये कैसे होता है। आप चल रहे हैं और आपका घुटना अचानक से पलंग के कोने को लग गया और आपको तीव्र मात्रा में दर्द होता है घुटने में। जैसे ही आपको घुटने में मार लगता है, ये सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जाता है कि घुटने को मार लगा है, जल्दी से वहां पे क्राइसिस मैनेजमेंट सर्विस को भेजो। हमारे बॉडी में जो भी रेस्क्यू टीम होती है उसको वहां पे भेज दिया जाता है। मीन टाइम ब्रेन क्या करता है, आंखों को पहले ऑर्डर देता है, जरा देखो तो घुटने में कितना मार लगा है। फिर हम वो देखते हैं घुटने को कि सूजन आ गई है, खून तो नहीं निकला है लेकिन सूजन दिख रही है। फिर ब्रेन जो है वो हाथ को सिग्नल देता है, जरा टटोल के देखो कितना मार लगा है, खून निकला है, सूजन आ रही है, क्या हो रहा है। फिर हाथ वहां पे हम लोग टटोलते हैं घुटने को, फिर देखते हैं हाँ हड्डी टूटी है ऐसा तो नहीं लगता है लेकिन दर्द बहुत है और वहां पे सूजन आ गई है ऐसा महसूस होता है। उसके बाद में ब्रेन पैर को सिग्नल देता है कि अभी जरा पैर घुमा करके देखो, थोड़ा हिला के देखो पैर हिल रहा है कि नहीं। तो पैर हिल रहा है तो तुरंत से वो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पैर हिल सकता है, उसका मतलब हड्डी टूटी नहीं है या पैर की मूवमेंट ठीक से हो रही है। उसके बाद में फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है। मिन टाइम में जो रेस्क्यू टीम है उसमें इंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है, वो अपना काम शुरू कर देता है दर्द और सूजन को कम करने का। आधे एक घंटे के बाद, आप तो 10-15 मिनट के बाद में ब्रेन वापस से पैर को सिग्नल देता है, ऑर्डर देता है, जरा लंगड़ लंगड़ के चलने की कोशिश करो। फिर हम पकड़ पकड़ के थोड़ा 2-4 कदम चलते हैं। पहले आ ऊ होता है, उसके बाद में एक 8-10 कदम चलने के बाद में थोड़ा बर्दाश्त करने लायक दर्द होता है। फिर आधे घंटे के बाद में वापस से ब्रेन ऑर्डर देता है पैर को कि अभी थोड़ा एक चक्कर मार के आओ, जरा घर में देखो चलने को हो रहा है कि नहीं, उठ बैठ करके देखो। फिर हम ये सारी मूवमेंट करते हैं और हमसे मूवमेंट हो रही है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हड्डी टूटी नहीं लगती है, कुछ मेजर इंजरी नहीं है, बट मार लगा है और सूजन है और दर्द है। शाम तक हम लोग भूल भी जाते हैं कि हमें दर्द हुआ है या हमें मार लगा था। होता है ऐसा? महसूस किया है आप लोगों ने कभी बचपन में, खेलते वक्त में, चलते वक्त में ठोकर लगने पर? अगर आपने महसूस किया हो, ये अनुभव लिया हो तो यस लिखिए। यस। तो ज्यादातर सभी लोगों ने ये अनुभव लिया होता है, कभी ना कभी अनुभव हुआ होगा। तो हमारे शरीर में ये इतना फाइन ट्यूनिंग होता है और इतनी फास्ट एक्शन होती है कि हमें पता भी नहीं चलता है। और इस तरीके से हमारे शरीर में बदलाव होते हैं। तो नेचुरली हमारे शरीर में पेन किलर होते हैं, लेकिन हमारे पास में वक्त नहीं, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें घुटने का दर्द हुआ या सर दर्द हुआ, तुरंत से हम लोग गोली खा लेते हैं। अब गोली खाने से क्या होता है, जो दर्द का एहसास, आपको घुटने के दर्द का एहसास जो ब्रेन तक जाता था या सर दर्द का एहसास ब्रेन तक जाता था, वो नहीं हो रहा है। तो ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि आपको तकलीफ हो रही है। तो ब्रेन अपनी रेस्क्यू टीम कैसे भेज सकता है? यह ब्रेन को सिग्नल ही ना मिले, ब्रेन को अगर पता ही ना चले तो ब्रेन अपने रेस्क्यू टीम को नहीं भेज सकता। तो फर्स्ट एड नहीं पे हो सकती। लेकिन हमारे शरीर में कुदरती रूप से यह व्यवस्था है कि हम तुरंत से, अगर मेडिसिन ना ले तो शरीर अपने ठीक से खुद से हीलिंग करने की प्रोसेस शुरू कर देता है। लेकिन हमारे पास में वक्त की कमी है, हमारे पास में धीरज की कमी है, हमारे पास में सहन शक्ति की कमी है। तो हम तुरंत से दवाई ले लेते हैं और हमारी बॉडी की नेचुरल रेस्क्यू सिस्टम को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर होता क्या है, जब भी दर्द हो आपको वो गोली खानी पड़ती है और ये बार बार लेना पड़ता है। और फिर बाद में आप जब तक दवाई लेते हैं तब तक फायदा होता है, दवाई का असर कम हो गया तुरंत से आपका दर्द बढ़ जाता है, दवाई का असर कम हो गया तुरंत आपका शुगर बढ़ जाता है, दवाई का असर कम हो गया तुरंत आपका बीपी बढ़ जाता है। होता है ये। यानी ये कितनी टेम्पररी इफेक्ट है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि दवाइयों के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन दवाइयाँ कितनी टेम्पररी है कि जब तक हम दवाई लेते हैं तब तक हमें ठीक लगता है, जैसे ही दवाई छूट गई या दवाई बंद की तो तुरंत से हमारी तकलीफ शुरू हो जाती है। राइट? तो यही होता है। तो हमारे शरीर में कुदरती पेन किलर है, तो हम ऐसे कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं जिससे हम दर्द कम कर सके। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग सब लोग मेरे साथ में हैं, राइट? आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये आपको समझ में आया? क्लियर है? तो सी लिखिए प्लीज।
यस। ओके। आप में से किसी को हेडेक की शिकायत है? सर दर्द होता है, माइग्रेन है, टेंशन, हेडेक, कोई भी किस्म का सर दर्द? या ओके, थैंक यू राजेंद्र जी। थैंक यू एवरीवन फॉर योर रिस्पॉन्स। आप में से किसी को सर दर्द की शिकायत अगर हो तो आप मी लिखिए। जिनको बार बार हेडेक परेशान करता हो, अगर है कोई, तो आप मी लिखिए ताकि पता चले, तो अभी उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। या सुशील जी, थैंक यू। ओके, कभी कभी माइग्रेन होता है, राइट? राजेंद्र जी, आप देखिए, मैं आपको भी जो पॉइंट बताने वाला हूँ सभी लोगों के लिए काम का पॉइंट है, लेकिन जिसको माइग्रेन या हेडेक बार बार होता है उन्होंने खास ये पॉइंट देख लेना है। हमारी उंगली का जो टिप होता है, फिंगर टिप जो कहते हैं हम, ओके, कभी कभी हेडेक होता है इरफान जी। तो अभी आप देख लीजिए और सीख लीजिए, ये काफी इफेक्टिव है। आपका सर दर्द से आपको छुटकारा हो सकता है, या एटलीस्ट उसकी सीवियरिटी कम जरूर से होगी। ये उंगली का टिप है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये दिखा देता हूँ उंगली पे। ये हमारी उंगली है। उंगली का जो टॉप का पोर्शन है, जिसको हम फिंगर टिप कहते हैं, ये हमारा हेड रीजन है, सर का हिस्सा है। मैंने ब्राउन कलर से उसको मार्क किया है। आपको दिखाई दे रहा है क्लियर यहाँ तक? क्लियर है, दिखाई दे रहा है ये? यस। ओके। ये हेडेक के लिए काम में आता है। तो जिनको भी सर दर्द होता है वो लोग ये पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। हम उसको फिंगर टिप को भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट काफी छोटे होते हैं, तो हो सकता है हम उंगली से उतना दबाव दें तो वो महसूस नहीं होंगे। तो उसके लिए हम लोग आमतौर पे जो इस्तेमाल करते हैं उसको जिम्मी कहते हैं, जो कि एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के पास में होता है। ये मेटल का जिम्मी है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? राइट? वैसे ये वुडन जिम्मी है। ये जिम्मी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम इंसान के पास में तो ये नहीं होता है, तो फिर वो कैसे इस्तेमाल करें? आपके पास में पेन तो होता है या पेंसिल होती है। तो पेन या पेंसिल से उसका जो ब्लंट पार्ट है उससे आप वहां पे प्रेशर दे सकते हैं। ऐसे इस तरीके से रोल करके मसाजिंग एक्शन कर सकते हैं, या उसको दबाव दे सकते हैं। एक पॉइंट के ऊपर आपको करीबन आधे से 1 मिनट तक दबाव देना होता है, या 30-40 बार प्रेस करना होता है। या अगर आप मसाज करते हैं तो इस तरीके से 30-40 बार मसाज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन आपको उसकी खासियत क्या मिलेगी? आपकी जो तकलीफ है उससे रिलेटेड पॉइंट जो है, ओके, ब्लैक से मार्क करता हूँ, ठीक है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है शायद। अभी क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? राइट? ठीक है। तो ये कलर यहाँ पे आप पेन से या पेंसिल से आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं या मसाज कर सकते हैं। ये पॉइंट की खासियत क्या होती है कि आपको जो तकलीफ है उससे रिलेटेड जो पॉइंट होता है वो पेनफुल होता है। यानी आपको अगर सर दर्द हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे समझो यहाँ पे सर दर्द हो रहा है, एक तरफ में हो रहा है, तो मेरा एक तरफ का पॉइंट पेनफुल रहेगा। और ये पॉइंट तब तक पेन करेगा जब तक मुझे सर दर्द है। जैसे जैसे मेरा सर दर्द कम हो जाएगा, यहाँ का दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपने सही पॉइंट आपने पकड़ा है कि नहीं, उसका इंडिकेशन क्या, तो वो पॉइंट पेनफुल होना चाहिए। उसका मतलब नहीं है कि आपको जोर से दबाव देना है। आप हल्के से भी दबाव देंगे तो भी वो उससे रिलेटेड पॉइंट पेनफुल रहेगा। तो ये पॉइंट आप दबाइए, मसाज कीजिए, आपको पेन महसूस होगा। और वो पेन होता है उसका मतलब आपने पॉइंट सही चुना है। अब वो पॉइंट को आप दबाव दीजिए, मसाज कीजिए, ठीक है?
तो इस तरीके से आप पॉइंट को कंटिन्यू स्टिमुलेशन दे सकते हैं, दिन में 2-3 बार दे सकते हैं और ये सभी उंगली के ऊपर एप्लीकेबल है। यस, ऑल टिप फिंगर टिप्स सभी उंगली के ऊपर आप दे सकते हैं। इनफैक्ट थंब के ऊपर भी ये पॉइंट है हेडेक के लिए। तो जिसको भी हेडेक होता है वो ये पॉइंट दबा कर दे सकते हैं। इरफान जी, राजेंद्र जी, जिनको भी सर दर्द है, आप चेक करके देखिए आपको कोई पॉइंट पेनफुल है क्या। अगर आपको टॉप पे दर्द होता है तो आपको टॉप पे दर्द मिलेगा। अगर आपको साइड में दर्द होता है तो आपको साइड में पेन मिलेगा। एरिया यही रहेगा सर का। आप प्रेस करके देखिए आपको दर्द महसूस होता है कि नहीं। अभी अगर हो सकता है आपको दर्द ना हो, सर दर्द ना हो, तो आपको ये पॉइंट पेनफुल नहीं रहेगा। लेकिन ये पॉइंट आप रेगुलरली प्रेस करते रहिए, आपका सर दर्द कम हो जाएगा। यानी आपको सर दर्द होने की राह देखने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज आपको हर 15 दिन में आपको सर दर्द होता है, फिंगर से भी आप इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिंगर से उतना प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट काफी छोटे। आप समझ सकते हैं सर कितना बड़ा है, ये हमारा सर है और ये पॉइंट कितना छोटा है। तो आप कंपेयर कीजिए सर का ये हिस्सा और सर का ये हिस्सा कितना छोटा है, तो वो पॉइंट कितना छोटा रहेगा। क्योंकि दर्द हमारे पूरे सर पे भी रहेगा तो भी उसका पॉइंट कोई एक से शुरू होता है। आपने महसूस किया होगा कहीं एक जगह पे बहुत ज्यादा दर्द होता है और बाद में फिर वो पेन का रेडियस बढ़ते जाता है, लेकिन एक्चुअल पॉइंट का एरिया बहुत कम होता है। तो ये उंगली में तो और भी छोटा रहेगा, तो उंगली से उतना। लेकिन आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप दे सकते हैं डेफिनेटली, या हो सके तो थोड़ा नाखून से वहां पे आप थोड़ा दबाव दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट पॉइंट रहेगा। तो पेन या पेंसिल से अच्छी तरीके से आप उसको प्रेस कर सकते हैं। अभी अगर सपोज आपको हर 1 महीने में, जैसे फॉर एग्जांपल कई फीमेल्स को ये महसूस होता है कि पीरियड्स के वक्त में उनको हेडेक बढ़ जाता है, या पेट में दर्द जैसे होता है, उसके साथ में कई लोगों को कमर का दर्द या कंधे का दर्द या ऐसा कोई एक पेन जो रहेगा तो वो एग्रेवेट होता है। हम ऐसा समझ के चलते हैं कि सर दर्द होता है। तो अगर समझो एवरी मंथ अगर उनको सर दर्द हो रहा है, तो आप रेगुलरली ये पॉइंट प्रेस करेंगे तो फिर वो 1 महीने की बजाय हर 2 महीने पे दर्द होगा, फिर 3 महीने पे होगा, 4 महीने पे, यानी दो दो दर्द के बीच का अंतर बढ़ते जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर सपोज आपको हर हफ्ते में दर्द हो रहा है, आप रेगुलरली पॉइंट करो, बाद में ये दर्द 15 दिन में एक बार होगा, फिर महीने में एक बार होगा, उसके बाद में उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। यानी अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में दर्द होता है और आपको दिन में 3 गोली खानी पड़ती है, तो आप ये पॉइंट रेगुलरली प्रेस कर रहे हैं तो 3 की बजाय 2 गोली से काम हो जाएगा। रेगुलरली ट्रीटमेंट देते जाएंगे तो 2 गोली की बजाय 1 गोली में काम हो जाएगा। और भी रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे तो वो 1 गोली की जरूरत भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी पेन की सीवियरिटी कम हो जाएगी, पेन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, पेन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा। एक बार सर दर्द आता है तो वो 4 घंटे तक रहता है। तो अगर आप रेगुलरली पॉइंट करेंगे तो वो 4 घंटे के बजाय बाद में 3 घंटे में आपको आराम पहुंचेगा, फिर 2 घंटे में आराम हो जाएगा, फिर 1 घंटे में आराम हो जाएगा। और फिर कई बार दर्द रहेगा लेकिन वो इतना माइनर दर्द रहेगा कि आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा, आप दर्द को लेकर के चलते रहेंगे। तो दर्द की तीव्रता कम होगी, दर्द का वक्त कम होगा और 2 एपिसोड के बीच का अंतर बढ़ने लगेगा, यानी दर्द की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। इस तरीके से धीरे धीरे बदलाव हो गया। आपने आज शुरू किया यानी कल से आपकी बीमारी ठीक हो गई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कितनी पुरानी तकलीफ है, कभी से है। कई बार कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे स्कूल के दिनों से सर दर्द की शिकायत है। कुछ फीमेल्स कहती है कि जब से पीरियड शुरू हुए तब से मुझे माइग्रेन की शिकायत शुरू हो गई है। कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे 15-20 सालों से ये तकलीफ है। तो ऐसा अगर पुराना दर्द होगा तो उसको वक्त लगेगा, लेकिन आप रेगुलरली करते रहिए, आपको डेफिनेटली बदलाव आते रहेगा। राइट। क्लियर है यहाँ तक? आपको समझ में आया? ये फिंगर टिप पे सर का एरिया है, सर दर्द के लिए काम में आएगा। उंगली से भी दबाव दे सकते हैं, अंगूठे या नाखून से दबाव दे सकते हैं, या फिर पेन या पेंसिल से दबाव दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम। अगर क्लियर है तो यस लिखिए, तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यस। नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, नेक स्टिफनेस, ये आजकल कॉमन है क्योंकि मोबाइल ऑपरेशन काफी बढ़ गया है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग करना पड़ता है, जो लोग ड्राइविंग करते हैं आजकल वो भी ड्यूरेशन बढ़ गया है, यानी
नेक का और शोल्डर का प्रॉब्लम आजकल बढ़ते जा रहा है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन, नेक स्टिफनेस कॉमन है। आप में से किसी को नेक स्टिफनेस, नेक पेन है? यस इरफान जी, ये भी पॉइंट हम देखेंगे। या हम लोग नेक पेन और बैक पेन दोनों भी देख रहे हैं, तो बने रहिए आप साथ में। ठीक ठीक है, हम आगे देखते हैं। यस दीपा करिए। नेक पेन के लिए ये उंगली के ऊपर, नाखून के नीचे आया हुआ एरिया जो पर्पल कलर से दिखाया हुआ है, ये जो लोकेशन है, ये नेक पेन के लिए है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ। ये हमारी उंगली, नाखून, राइट, नाखून के नीचे का जो पहला जॉइंट है, उंगली बेंड करते हैं जहाँ पे हम, तो वो नाखून के नीचे का जो जॉइंट है, ये नेक एरिया है। मैंने कलर से दिखाया है। वहां पे देखो, आप उंगली बेंड करते हैं तो वहां पे जॉइंट जो महसूस होता है वो नेक एरिया है। ये आपके गर्दन के लिए काम में आएगा। तो जिनको भी गर्दन दर्द है, वो आप अभी दबा के देखिए, आपको वहां पे पेन महसूस होगा। यहाँ पे आप पेन से इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं, इस तरीके से आप मसाज कीजिए, या इस तरीके से मसाज कीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, टिप से, यहाँ से भी कर सकते हैं, या इस तरीके से प्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन जितना बर्दाश्त हो उतना ही प्रेशर देना है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा जोर से दबाव देंगे तो ठीक हो जाएगा जल्दी, ऐसी बात नहीं है। माइनर प्रेशर भी होगा तो भी फायदा मिलेगा। कई सारे लोग एक्यूप्रेशर यानी जंगली पद्धति से करते हैं, वो इतना जोर से दबाते हैं, पेशेंट चिल्लाता है, रास्ते पर से जो गुजरते हैं उसको भी पता चलता है यहाँ पे बाजू में कहीं पे एक्यूप्रेशर सेंटर चल रहा है। तो ये गलत तरीका है, ये जंगली तरीका है। ऐसा जरूरी नहीं है आपको इतना दर्द होना चाहिए या इतना दर्द करवाना चाहिए। तो दर्द सिर्फ महसूस होता है, यानी आपने पॉइंट सही चुना है, वो पॉइंट को आप रेगुलरली मसाज करते रहिए। इरफान जी, आप देखिए, आपको नेक के लिए ये पॉइंट बताया है, वो पेन हो रहा है कि नहीं है? अंकुश जी, आप भी देख लीजिए, शेट्टी जी, ये नेक पेन है। आप वहां पे मसाज करके देखिए आपको पेन हो रहा है कि नहीं। जिसको भी नेक पेन है, गर्दन अकड़ जाती है बार बार, यस यू कैन डू इट ऑन बोथ हैंड्स, नो प्रॉब्लम। आप दोनों हाथ में कर सकते हैं, कोई भी एक हाथ में किया, कोई भी एक उंगली में किया, तो भी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बट जितना ज्यादा करेंगे जल्दी फास्ट मिलेगा रिजल्ट, नो डाउट। तो जिनको भी नेक पेन है वो करके देखिए, आपको अभी के अभी क्रॉस चेकिंग हो जाएगा कि आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आपको तकलीफ है कि नहीं है। और ये पॉइंट आप दबाते हैं तो बहुत ही पेनफुल होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका तकलीफ कम हो जाता है, ये पेन कम होता है। स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपको गर्दन दर्द हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपको सर में भारीपन महसूस हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपको हाथ में झुंझुनाहट हो सकती है, टिंगलिंग नमनेस हो सकता है, नम हो गया ऐसा लगता है, या स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आपको हाथ में दर्द हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हाथ में दर्द होता है, या हाथ में मूंगी आती है, या टिंगलिंग नमनेस होता है, तो हम उसके ऊपर ही सारा इलाज करते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन यहाँ पे होता है, ये हमें पता नहीं होता है। तो हम हाथ को दबाते हैं, हाथ को मसाज करते हैं, हाथ को सेक करते हैं, हाथ का सारे ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलाज ही नहीं करते, जबकि ओरिजिन यहाँ पे होता है। तो जिनको भी ये तकलीफ है, वो खास करके ये नेक का पोर्शन है, ये नेक का पॉइंट करे, आपको तुरंत से फायदा होगा। अभी अगर आपको पेन होता है, आप देख लीजिए आपको पेन होता है कि नहीं। अगर आपको रेगुलर प्रॉब्लम रहेगा तो डेफिनेटली आपको पेन होना ही चाहिए, वहां पे पेन रहेगा ही। ये पॉइंट पे आप प्रेस कीजिए, मसाज कीजिए रेगुलरली, ठीक है, तो उससे आपका दर्द कम हो जाएगा। आप रेगुलरली करते रहिए, आपके बाकी के सिम्टम्स भी कम हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक पेन, नेक स्टिफनेस, हाफ टू 1 मिनट तक आपको प्रेशर देना है। आपको करीबन, अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो 30 40 50 टाइम्स प्रेस कर सकते हैं। प्रेस रिलीज, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, ऐसे 30 40 बार आप दबाव दे सकते हैं एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। 2 4 पॉइंट है तो 2 4, मतलब 30 40 टाइम्स, यानी हाफ मिनट आपको दोनों तीनों चारों पॉइंट के ऊपर देना है। यानी देखने को जाएंगे तो 5 मिनट में आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है, या एक उंगली के ऊपर 1 मिनट किया
दूसरी की उंगली के ऊपर इस तरीके से आप कर सकते हैं। नो, ऑल फिंगर्स, एक दो तीन चार, एनी फिंगर यू कैन डू। एवरी फिंगर के ऊपर ये पॉइंट है। तो एक ही उंगली के ऊपर नहीं है, सारी उंगली के ऊपर है। आप कोई भी उंगली के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या सारी उंगली के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगता है? खास करके जिन लोगों को पेन होगा ना, दर्द होगा, वो महसूस करके देखो, आपको तुरंत से वो पता चलेगा। यानी आपको कोई एक्सरे निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ही चेक कर सकते हैं। और ये ब्यूटी है एक्यूप्रेशर की, कि एक्यूप्रेशर जो है वो डायग्नोस्टिक भी है, यानी आपका रोग का निदान भी कर देता है और इलाज भी कर देता है। अभी आप सोचिए, अगर आपको माइग्रेन है या सर दर्द है, अगर बार बार सर दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको न्यूरोफिजिशियन के पास में भेजता है। न्यूरोफिजिशियन ईईजी निकालता है, सीटी स्कैन निकालता है, एमआरआई स्कैन निकालता है, यानी हजारों रुपए के खर्चे होते हैं। उसके बाद में भी इलाज क्या? पेन किलर और रिलैक्सेशन के लिए नींद की दवाई, और कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से स्पॉन्डिलाइटिस में आपको एक्सरे निकालते हैं, फिर ट्रैक्शन देना है, फिजियोथेरेपी करना है, जब तक करते हैं अच्छा है, वापस से शिकायत शुरू। यानी आप हजारों रुपए आपके खर्चे हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस में, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की ओर जाने में। और जितने डॉक्टर आपके पास में आप जाएंगे, वो आपको दवाइयों का लिस्ट देता है। आपने देखा होगा, कोई भी डॉक्टर एक दवाई से काम नहीं चलाता है, वो तीन चार दवाइयां लिख के ही देता है। और जैसे जैसे आप हायर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयों का डोज स्ट्रांग होते जाता है, क्योंकि बेसिक डोज तो आपके फैमिली डॉक्टर ने दिया है, उसके ऊपर का डोज आपके स्पेशलिस्ट ने दिया है, तो सुपर स्पेशलिस्ट के पास में उसके ऊपर का ही डोज देना है। तो वो सारी दवाइयों की वजह से पेट में गड़बड़ होना, एसिडिटी हो जाना, किडनी के ऊपर असर, लिवर के ऊपर, ये कई सारे बाकी के साइड इफेक्ट्स और दूसरे रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। मैंने मार्किंग जो किया है वो उंगली के ऊपर, जॉइंट में, आप देख सकते हैं। ये जो जॉइंट है, उंगली जहां पे बेंड होती है, ऊपर का जॉइंट, नाखून के नीचे वाला, दो जॉइंट है बेसिकली। ऐसे उंगली में तीन जॉइंट होते हैं, वन, टू एंड थ्री। ये बेस का है, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन। यानी ऊपर से देखेंगे तो ये पहला, नाखून के नीचे का पहला जॉइंट। ये जॉइंट का जो क्रीज है, वो क्रीज का एरिया, नेल जो है वो नेक का एरिया है। और वो एरिया में आप प्रेस करके देखिए, आपको पेनफुल एरिया दिखेगा, मिलेगा। आप बाकी के एरिया में प्रेस करेंगे तो उतना पेन नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको नेक पेन है, तो उससे रिलेटेड पॉइंट आपको पेनफुल मिलेगा। क्लियर है? नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, आप रेंडमली कैसे भी प्रेस कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आपकी कन्वीनियंस पे, आप पहले एक उंगली पे करो, दूसरी उंगली पे करो, सीक्वेंस चेंज करो, कोई भी एक ही उंगली पे करो, कोई भी एक ही हाथ में करो, नॉट वरी, आप कहीं पे भी कर सकते हैं कन्वीनियंस पे। ठीक है, तो नेक के बाद में बैक। जिनको भी नेक पेन होता है, उनको कभी ना कभी बाद में बैक पेन हो सकता है, या जिनको बैक पेन होता है, उनको कभी ना कभी नेक में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पूरा स्पाइन एक ही है, नेक से लेकर के बैक तक। हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो एक ही है, कनेक्टेड है। तो जिनको भी कमर का दर्द होता है, लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस है, उसको आगे चल के सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस हो सकता है। जिसको सर्वाइकल है उसको लंबर हो सकता है, क्योंकि सब कनेक्टेड है। आप में से कितने लोगों को कमर का दर्द है, या साइटी का पेन है, लो बैक पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, किसी को स्लिप डिस्क की शिकायत हुई हो? ये कॉमन है, खास करके फीमेल्स में, जो लोग आगे झुक करके काम करते हैं, वजन उठाते हैं। आजकल तो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग की वजह से भी बहुत घंटों तक बैठे रहना पड़ता है, बैठने का तरीका गलत हो, काम करने का तरीका गलत हो, तो कमर दर्द ये आम बात है। आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स भी कमर दर्द लेकर के आते हैं। ओके, आरती जी को है पेन। जिनको भी कमर दर्द है, आप बराबर से देख लीजिए। कमर दर्द के कई सारी वजह होती है, लेकिन कॉमनली उसमें जो प्रिवेंशन है वो है आपको फॉरवर्ड बेंडिंग, वेट लिफ्टिंग, ये आपको अवॉइड करना होता है। आगे झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है, ये ध्यान में रखना होता है। ये लोअर बैक एरिया का लोकेशन है, फिंगर्स में। कमर दर्द वालों के लिए ये एरिया है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए चाहे तो। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ उंगली के ऊपर।
हमारी उंगली के जो नीचे का पोर्शन होता है, ये लंबर एरिया है कमर का। आमतौर पे जो लोअर बैक पेन होता है जिन लोगों को, तो जेंट्स में भी ये काफी कॉमन है कमर दर्द, वैसे सभी लोगों को होता है आजकल। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जेंट्स जो है वो अपने इमोशंस अपने लोअर बैक में स्टोर करके रखते हैं। तो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, और मर्द अगर रोएगा तो कैसा रहेगा, तो उसको रोना नहीं है। तो ये सारी बातों की वजह से मेल जो है वो अपने सारे इमोशंस अपने कमर में छुपा के रखते, कमर में दबा के रखते, और इसी की वजह से उनको कमर का दर्द एक कॉमन कंडीशन होती है। यानी इमोशंस हमारी सेहत के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। इमोशंस की वजह से हमें फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। हम फिजिकल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, ओरिजिन उसका इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि 100 में से 70% बीमारियां जो हैं वो फिजिकल रूप में हमें दिखाई देती हैं, लेकिन उसका ओरिजिन साइकोलॉजिकल या इमोशनल होता है। यानी कई सारे लोगों को आप देखेंगे तो खाने पीने की परहेज के बावजूद उनका शुगर बढ़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं उनका शुगर कंट्रोल में आ जाता है, उनका बीपी कंट्रोल में आ जाता है। आपने भी ये महसूस किया होगा। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग जिम्मेदारी का बोझ कंधे पे उठाते हैं, और इसी की वजह से आजकल फ्रोजन शोल्डर काफी ज्यादा दिखाई देने लगा है। तो जिन लोगों के सर पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कंधे का दर्द होना स्वाभाविक है। जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है उनको घुटनों का दर्द कॉमन है। जो लोग अपने इमोशंस को कमर में छुपा के रखते हैं जेंट्स, तो उनको कमर का दर्द कॉमन है। तो इमोशंस हमारे शरीर के ऊपर भी काम करता है, हमें पता नहीं है। हम कमर दर्द का इलाज करते आ रहे हैं, लेकिन सप्रेस्ड इमोशंस या मेंटल साइकोलॉजिकल इश्यूज रहेंगे तो वो जब तक रिलीज नहीं होंगे आपका कमर दर्द ठीक नहीं होगा। तो इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके लिए कई सारे लोग हमारे पास में पेशेंट कई बार आते हैं, नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बावजूद भी उनका घुटनों का दर्द गया नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर छुपा हुआ डर है, अकेले रहने का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। तो ये डर जो है ये घुटनों में अगर स्टोर हो गया है तो आप कितना भी ऑपरेशन करा लो, वो डर जब तक निकलेगा नहीं उसका घुटने का दर्द ठीक नहीं होगा। यानी इमोशंस की वजह से भी हमें कई सारी तकलीफें होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। हम इलाज करते हैं फिजिकल लेवल पे, लेकिन प्रॉब्लम होता है इमोशनल या साइकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, ये जस्ट बात निकली, इसके लिए आपसे शेयर किया कि बीमारी क्यों ठीक नहीं होती है, उसके पीछे की एक वजह ये भी एक होती है। लंबर, जिसको आपको L5S1 में भी दर्द है तो वो थोड़ा एरिया नीचे आएगा, L5S1 यहाँ पे। बेसिकली ये पूरा कमर का एरिया है, लोअर बैक एरिया है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को उंगली पे? क्लियर है? ये आपका लोअर बैक एरिया है। और आप देखो जिनको भी कमर दर्द है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, यहाँ पे आप मसाज करके देखो, पेन से आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा। आपके पास में पेन है, आप ये पेन से इस तरीके से मसाज कर रहे हो, यानी लार्ज एरिया कवर होगा तो आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है वो महसूस होगा। फिर जहाँ पे दर्द होता है वहां पे आप पेन से मार्क करके फिर वो पॉइंट को आप प्रेस कीजिए, आपका दर्द कम होते जाएगा। कमर का रेगुलरली आप करेंगे आपको कमर दर्द में राहत मिलेगी, आपको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये कमर पे ये एरिया में मसाज कर सकते हैं, इस तरीके से पेन से भी उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख करके देखिए, जिसको भी साइटिका है। ओके, मैं आपका हाथ, दिस पोर्शन, इज इट विजिबल नाउ? क्लियर दिखाई दे रहा है आपको? स्किन के ऊपर पसीने की वजह से मार्किंग बराबर से हो नहीं पा रहा है स्केच पेन से। दिखाई दे रहा है अभी? क्लियर है दिस पोर्शन? और आप देखिए आपको पेन रहेगा वहां पे, आप मसाज करके देखिए पेन से।
आप ये पेन से इस तरीके से मसाज करके देखिए, आपको वो एरिया में पेन महसूस होगा। जिसको भी लोअर बैक पेन है, स्लिप डिस्क की शिकायत है, साइटिका है, एल्फा S1 में नर्व कंप्रेशन हो रहा है, तो वहां पे आपको पॉइंट पेनफुल होगा। और ये जो अगर आप टिप से देंगे ज्यादा प्रेशर आएगा और वो सीवियर पेन होता है। और ये आप एक ही जगह पे नहीं होगा, आप एक उंगली पे आप पॉइंट मार्क करके रखिए पेन जहाँ पे दर्द होता है, वही लेवल पे आप दूसरी उंगली पे भी चेक कीजिए, आपको वहीं पे दर्द महसूस होगा। तीसरी उंगली में भी वहीं पे दर्द होगा, चौथी उंगली में भी, यानी सेम लोकेशन पे आपको पेन होगा इन एवरी फिंगर। सभी फिंगर्स पे आपको वही लोकेशन पे। वैसे ही गर्दन के लिए आप देखेंगे तो गर्दन का दर्द यहाँ पे जैसा महसूस हो रहा है, दूसरी उंगली में भी होगा, तीसरी उंगली में भी होगा, चौथी उंगली में भी होगा। सभी उंगली में आपको एक समान दर्द महसूस होगा, यानी लोकेशन वही रहेगा। ये ब्यूटी है, यानी आपका एक पॉइंट आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक मिनट। जस्ट मिनट। चेक किया आपने? जिनको भी दर्द होता है वो प्लीज चेक करें। अभी के अभी आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, यानी ये साइंस कितना इफेक्टिव है ये आपको पता चलेगा। इरफान जी, आपको अगर दोनों उंगली में हो रहा है दर्द तो आप चेक कर लीजिए, आपको यूरिक एसिड वगैरह नहीं है ना? क्योंकि अगर जॉइंट पे लोकली पेन है तो लोकल पेनफुल एरिया की वजह से, जैसे जॉइंटों में दर्द होता है हमारे, जैसे कलाई में घुटने में दर्द होता है, उसी प्रकार से ये फिंगर्स में भी जॉइंट में दर्द हो सकता है, लेकिन वो दर्द नॉर्मली यूरिक एसिड की वजह से होता है। लेकिन अगर आपको दो ही उंगली में दर्द हो रहा है, बाकी की उंगली में अगर नेक का पॉइंट दर्द नहीं हो रहा है, तो या तो आपने पॉइंट गलत पकड़ा है। तो आप मुझे बाद में कांटेक्ट करिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इस तरीके से आप पॉइंट ढूंढ सकते हैं, सही पॉइंट। और ये एक हाथ में नहीं, आप दूसरे हाथ में क्रॉस चेक करके देखिए, सभी उंगली में वो पॉइंट पेनफुल होना ही चाहिए। अगर आपको नेक पेन है और आपके एक उंगली में दर्द हो रहा है, तो वो पॉइंट आप मार्क करके रखिए, वो एग्जैक्टली कहाँ पे, सेंटर में है या थोड़ा आप लेफ्ट राइट में है, वो पॉइंट का लोकेशन आप मार्क कीजिए। वही लोकेशन पे आप दूसरी उंगली पे चेक कीजिए, तीसरी उंगली पे चेक कीजिए, चौथी उंगली पे चेक कीजिए, आपको पॉइंट पेनफुल वही वही एरिया में मिलेगा। और केवल एक हाथ में नहीं, दूसरे हाथ में भी मिलेगा। और यही ये एक्यूप्रेशर मेथड की खासियत है, पर्टिकुलरली ये मेथड में, कि वो पेनफुल होता है। और वो एक जगह पे होता है ऐसा नहीं, सारी जगह पे उससे कनेक्टेड जो भी पॉइंट है वो सारी जगह पे ये वो पॉइंट पेनफुल रहेगा। जिनको कमर का दर्द है, वो पॉइंट चेक किया आपने? नहीं, केवल रिंग फिंगर का ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी के जगह पे भी दर्द होता ही है। तो आप मुझे बाद में कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है? मैं मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ ग्रुप चैट बॉक्स में, आप चेक कर लीजिए। नंबर सेव कर लीजिए या स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। सेव कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो कई सारे हमारे पास में होते हैं, बाद में हमें चेक करने का मौका भी नहीं मिलता है, फिर ढूंढते रह जाते हैं हम। यस यस, आप डेफिनेटली पेन उंगली को टेबल के ऊपर रख के बाद में फिर मसाज कर सकते हैं, तो आपको अच्छा प्रेशर आएगा, क्योंकि नीचे से सपोर्ट मिलता है। हमें ऐसे ही प्रेशर देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम टेबल के ऊपर रख देते हैं, और टेबल के ऊपर रख करके अगर हम मसाज करते हैं तो काफी अच्छा प्रेशर आएगा। तो पॉइंट ढूंढने में और ट्रीटमेंट देने में दोनों में आसानी होगी। यू कैन डू इट लाइक वाइज। क्लियर है यहाँ तक? लोअर बैक पेन।
कमर की शिकायत, कमर दर्द वाले बराबर से नोट करके रखें, ये आपको बहुत काम में आने वाला पॉइंट है। ये बार बार अगर आप ट्रीट करते हैं तो आपका दर्द भी कम हो जाएगा, आपको पेन किलर की जरूरत भी कम हो जाएगी, और आपकी मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है कमर दर्द की वजह से, हिलचाल करने में तकलीफ होती है, करवट बदलने में तकलीफ होती है, कई बार रिक्शा में या गाड़ी में बैठते हैं जर्क लगता है, कमर में दर्द हो जाता है, कई बार छींके आती है, खांसी हो जाती है तो भी कमर में चमक आ जाती है, दर्द होता है, आगे झुकने पर दर्द होता है, ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, बैठने में भी सपोर्ट के बिना बैठ नहीं सकते हैं, राइट। एनी हैंड, राइट और लेफ्ट, कहीं पे भी दर्द अगर आप देखेंगे तो कमर में दर्द होता है तो नॉर्मली अगर स्पाइन में दर्द है तो सेंटर में होता है, लेकिन नॉर्मली जिनको साइटिका का पेन होता है वो कोई एक साइड पे, आइदर लेफ्ट और राइट। तो जो आप यहाँ पे देखेंगे तो उसके अनुसार आपको कोई एक साइड पे पेन मिलेगा, अगर आपको लेफ्ट में दर्द है तो लेफ्ट से कोरस्पॉन्डिंग एरिया में, लेकिन कमर का एरिया वही रहेगा जो अभी आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, वो कमर का एरिया है पूरा, उंगली का बेस जिसको हम कह सकते हैं, वो कमर का लोकेशन है, वहां पे आप प्रेस करके देखिए आपको वहां पे पेन मिलेगा। ये दिखाते वक्त में हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन हम लोग जब भी प्रेशर देते हैं तभी टेबल के ऊपर रख करके बाद में फिर अगर हम पॉइंट ढूंढते हैं तो काफी आसानी से, क्योंकि उंगली स्थिर रहती है, हिलती नहीं है, और वहां पे अगर हम प्रेस करके देखते हैं तो पॉइंट ढूंढने में आसानी हो जाती है, और ट्रीटमेंट के लिए भी आसानी हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? कॉमन प्रॉब्लम आजकल का नी पेन, नी जॉइंट आर्थराइटिस, और जिसके लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं होती, जिसकी वजह से ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी रिकमेंड की जाती है। लेकिन एक, जब भी आप घुटनों के दर्द के लिए, आप में से है किसी को नी पेन होता है, किसी को अगर पेन होता है तो लिखिए नी पेन या के लिखिए सिर्फ, यानी पता चले कि आपको घुटने का दर्द है, आपको या आपके फैमिली मेंबर को, किसी को भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको हो, किसी को अगर है या को जानते हैं तो लिखिए। यस, ओके, राइट। अब ये नी पेन के लिए, ओके, आपकी वाइफ को है, ठीक है, फैमिली मेंबर को है, तो आप ध्यान से देखिएगा ये, और मेरी कुछ बात है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। हम एक दिन में 2 या 3 बार भी एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, और एक तरीका में ये पॉइंट्स दिखाने के बाद में मैं बताऊंगा कि जिसमें आप कंटिन्यू स्टिमुलेशन किस तरीके से दे सकते हैं, ये भी एक आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देखिए नी पेन, हमें कई बार जब भी घुटनों का दर्द होता है किसी को भी, हम क्या करते हैं, पहले हम लोग केमिस्ट के पास में दवाई लेने के जाते हैं, 1-2 गोली खा लेते हैं पेन किलर की, 4-5 दिन तक फायदा नहीं हुआ, फिर जाते हैं हम फैमिली डॉक्टर के पास में, फैमिली डॉक्टर भी हमें 5-10 दिन का कोर्स देता है, कैल्शियम की दवाई वगैरह महीने भर की देते हैं, देखते हैं, हम ट्राई करते हैं, 1 आध महीना फायदा नहीं हुआ, फिर हम जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास में, ऑर्थोपेडिक भी अपने लेवल पे पहले एक्सरे वगैरह चेक करके, एमआरआई वगैरह करके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, और पेन किलर, विटामिन, कैल्शियम यही दवाई देते हैं, राइट। कुछ फिजियोथेरेपी वगैरह ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, उसके बाद में भी फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराना पड़ेगा, करेक्ट। अभी आप एक बात मुझे बताइए, आपने सबसे पहला एलोपैथी दवाई लिया, केमिस्ट के पास से पेन किलर खाया, 5-10 दिन तक नहीं फायदा हुआ, फैमिली डॉक्टर के पास में गए, उन्होंने कुछ दिन तक दवाई दिया, नहीं फायदा हुआ, फिर आप ऑर्थोपेडिक के पास में गए, उन्होंने भी दिया, नहीं फायदा हुआ। अभी आप सोचिए कि आप डे 1 से आप एलोपैथी ले रहे हैं, सबसे पहले आपको तकलीफ हुआ तभी भी आपने एलोपैथी लिया, फैमिली डॉक्टर ने भी एलोपैथी दिया, ऑर्थोपेडिक ने भी एलोपैथी दिया, उसके बावजूद दर्द कम नहीं हुआ या आपकी तबीयत तकलीफ ठीक नहीं हुई, तो आप समझिए कि एलोपैथी दवाई से अगर ठीक होता तो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती थी, क्योंकि आपने पहले दिन से एलोपैथी दवाई लिया है ना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा घुटना खराब होने के बाद में आप गए हैं, आप पहली बार से आप एलोपैथी ले रहे हैं तो उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब डॉक्टर क्या कहते हैं, 2 हड्डी के बीच में तेल कम हो गया है, हड्डी घिस रही है, वाटी के हड्डी घिस गई है, लुब्रिकेशन कम हो गया है, यही बताते हैं ना। अभी आप पहले दिन से दवाई ले रहे हैं तो फिर भी वो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी?
क्योंकि एलोपैथी की ट्रीटमेंट होती है वो सिम्टम्स के पर आधारित है। आपको पेन होता है, पेन किलर दवाई दी, आपका कैल्शियम बढ़ाने के लिए कैल्शियम की गोली दी, लेकिन आपका लुब्रिकेशन बढ़े ऐसी कोई दवाई नहीं दी। भले ग्लूकोजामाइन वगैरह दिया जाता है लेकिन वो रिलीफ मिलता है, लेकिन उससे ठीक नहीं होता है। अगर उससे ठीक होता तो रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन बीमारी की जड़ को इलाज नहीं किया जाता। अब आप एक बात बताइए, बाथरूम में नल चालू किया हो, रूम में पानी भर गया हो, अगर कोई भी अंधा इंसान भी अगर रूम में आता है, रूम में पानी भरा हुआ है, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? रूम का पानी निकालना है, राइट? ये सभी लोगों का पहला रिएक्शन होता है। रूम का पानी निकाल दिया, 3-4 घंटे के बाद में वापस भरा, वापस वही काम करना है। लेकिन उसका सही इलाज क्या रहेगा? पहले बाथरूम का नल बंद करो, उसके बाद रूम का पानी निकालो, तो रूम सूखा रहेगा। यानी आपकी बीमारी की जड़ को पहले ठीक करो तो फिर बीमारी ठीक होगी। लेकिन एलोपैथी में क्या होता है, केवल बीमारी के लक्षणों को उपचार दिया जाता है। सर दर्द होता है तो सर दर्द की दवाई दे दो, लेकिन सर दर्द क्यों होता है? एसिडिटी की वजह से हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो वो उसको इलाज करो तो अपने आप सर दर्द कम हो जाएगा। यानी बीमारी की जड़ को जब तक ठीक नहीं करते बीमारी ठीक नहीं होती है। और इसके लिए इतने सालों तक दवाइयां लेने के बाद में भी लोगों की बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, इतने सारे पेन किलर्स लेने के बावजूद। आप जो बता रहे हैं कि आपके फैमिली मेंबर को, आपकी वाइफ को, या जिनको भी घुटने का दर्द है, आप कितने महीनों से, कितने सालों से आप एलोपैथी दवाई ले रहे हैं, तो वो दर्द कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए? जिनको भी L5S1 में कॉम्प्रेशन है, शेट्टी जी, आप साइटिका दर्द के लिए आप कितनी बार दवाइयां ले चुके होंगे, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है। तो ये टेम्पररी इफेक्ट हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, दवाइयों की आदी हो जाते हैं आप। जब तक दवाई नहीं लेते आपको ठीक नहीं होता है। अब आप देखिए, आज से 20-25 सालों के पहले, जब भी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल नहीं थी, तभी बीमारियां कम थी या अभी बीमारियां कम है? तभी एम्स, फोर्टिस जैसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करती थी। सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन जैसे हाईटेक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं हुआ करते थे। एमडी के ऊपर डीएनबी, डीएम ऐसे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे। लेटेस्ट से लेटेस्ट मेडिसिन नहीं हुआ करती थी। आजकल तो रोबोट सर्जरी करते हैं, यानी इंसान के बजाय मशीन इलाज करते हैं। यानी इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। अभी इतना सारा एडवांसमेंट हुआ है, तो बीमारी कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? अब जवाब दीजिए कि जब अगर फैसिलिटीज बढ़े, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, नई दवाइयां मिले, तो बीमारियां कम होनी चाहिए या बीमारियां बढ़नी चाहिए? चैट बॉक्स में लिखिए। अगर बीमारियां कम होनी चाहिए तो लेस, यानी एल लिखिए। बीमारी बढ़नी चाहिए तो एम लिखिए, मोर। लेस बराबर है। यानी इतनी सारी सहूलियत बढ़े तो बीमारियां कम होनी चाहिए। करेक्ट? यस प्रभा जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है सुशील जी। आप देखिए, इतने इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद में जो बीमारियां हमने हमारे मेडिकल कॉलेज में नहीं सुनी थी पढ़ाई करते वक्त में, वो बीमारियां भी आजकल देखने को मिलती है। डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, कोरोना है। ये ऐसी बीमारियां जो कि लिस्ट में नहीं थी, वो भी अभी आने लगी है। और भी नई नई भी कई सारी बीमारियां आती भी रहेगी। क्योंकि ये मेडिसिन की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी की नेचुरल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आपके बॉडी की जो नेचुरल पेन किलिंग क्षमता है वो कम हो जाती है, बॉडी का नेचुरल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार बाहर से दवाइयों की जरूरत पड़ने लगती है, और इसकी वजह से नई नई बीमारियां आते रहती है। तो इसी के लिए हमें अपने आप के ऊपर ध्यान रख करके कुछ ऐसी थेरेपी सीखनी चाहिए ताकि हमें दवाइयों का इस्तेमाल कम करना पड़े। सहमत है आप मेरी बात से? अगर आप एग्री है तो यह ए लिखिए। करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि देखिए, पॉइंट्स बताना और ये सब तो जरूरी है ही, वो तो आपको यूट्यूब पे और बाकी सब जगह पे भी मिल जाता है, लेकिन करेक्ट गाइडेंस देना ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में, यूट्यूब में, गूगल में इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, हमें बहुत सारी चीजों का पता होता है, लेकिन हमें अगर सही मायने में हमारा बेस क्लियर हो, अगर कंसेप्ट क्लियर हो,
तो हम अच्छी तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। इसके लिए मैं बाकी सारी चीजों के ऊपर अब फोकस करता हूँ, बाकी सारी बातों के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हेल्थ को मेंटेन करना यानी केवल कुछ पॉइंट्स दबा दिया या कुछ योगा कर लिया तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमें बाकी की सारी चीजों के ऊपर भी फोकस करना, ध्यान देना जरूरी होता है। क्लियर है? तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है ये साइंस? कि जिन लोगों को भी पेनफुल एरिया के लिए आपने पॉइंट ढूंढा होगा, नेक पेन के लिए, सर दर्द के लिए, बैक पेन के लिए, उनको ये साइंस अमेजिंग लगता है? आप में से कितने लोगों को साइंस अमेजिंग लगता है? यस, ये इंटरेस्टिंग है या अमेजिंग है? आ, या नी पॉइंट में अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये नी पॉइंट मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, ये नी एरिया है। उंगली के जॉइंट पे साइड में आया हुआ है ये। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये आपकी उंगली है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो जॉइंट है उंगली का, तो वो जॉइंट के नीचे साइड में ये नी पॉइंट है। आप देख सकते हैं ये जॉइंट, वो जॉइंट से थोड़ा नीचे की ओर, दोनों उंगली के साइड में, मतलब उंगली के दोनों साइड पे आप देख सकते हैं ये नी एरिया है। हाँ? क्लियर है? दिखाई दे रहा है आप लोगों को? और जिसको भी घुटने का दर्द होगा, आप वहां पे आप पॉइंट देख लीजिए, आपके फैमिली मेंबर को है तो वहां पे आप पॉइंट प्रेस करके देखिए, आपको पॉइंट पेनफुल मिलेगा। वो एरिया आप पे करके देखिए, ये लोकेशन आप देखिए, वहां पे प्रेस कीजिए। पहले चाहे तो आप इस तरीके से मसाज करके वो एरिया ढूंढ सकते हैं, ताकि मसाज करेंगे तो उसमें वो पेनफुल एरिया आपको पता चलेगा, पकड़ में आएगा। फिर वो एरिया पे आप पॉइंट पेन से मार्क करके रखिए, और फिर वहां पे आप प्रेशर दीजिए। नी पेन के लिए काम में आएगा ये। जिसको भी घुटने का दर्द है, ये पॉइंट जरूर से मार्क करे और चेक करके देखे। आप में से अगर किसी को है तो आप चेक करके मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आपको पॉइंट मिला है। पॉइंट अगर आपको समझ में आया, और पॉइंट अगर लोकेशन आपने बराबर से समझ लिया है, तो आप बताइए मुझे। यस लिखिए। क्लियर है? आगे बढ़े हम। कंधे का दर्द ये कॉमन है आजकल, फ्रोजन शोल्डर, खास करके डायबिटिक पेशेंट में तो ये काफी कॉमन देखा गया है आजकल। जिनको भी डायबिटीज होता है उनको शोल्डर पेन होता है कभी ना कभी। फ्रोजन शोल्डर या कंधा अकड़ना जिसको हम कहते हैं, जैसे घुटने में लुब्रिकेशन कम हो जाता है और घुटना दर्द होता है, उसी तरह से कंधे के जॉइंट में भी लुब्रिकेशन कम हो जाए तो कंधे में दर्द होता है। उंगली के दोनों साइड में शोल्डर आया हुआ है। नाखून के नीचे जो जॉइंट हम लोगों ने देखा था गर्दन के लिए, तो वही जॉइंट के दोनों साइड में शोल्डर है। हमने देखा था ये गर्दन वाला जॉइंट, उसके दोनों साइड पे, यानी जैसे घुटना साइड में है वैसे शोल्डर भी साइड पे है, ये शोल्डर जॉइंट। इसको हम इस पे उंगली पेन से मार्क करके प्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से मसाज कर सकते हैं।
या इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ये पेनफुल रहेगा। अगर किसी को शोल्डर पेन है तो यस लिखिए। आपको पॉइंट मिला है कि नहीं चेक कीजिए। शोल्डर जॉइंट आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखिए आप। यहाँ तक क्लियर है? शोल्डर जॉइंट समझ में आया आप लोगों को? यस, ओके, थैंक यू इरफान जी। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये साइंस अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है और सीखना चाहिए? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है? अभी तो हम लोगों ने केवल 4-5 पॉइंट केवल दर्द से रिलेटेड ही देखे। इसमें ये तो केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, राइट? ये केवल हमने 4-5 जॉइंट्स के पॉइंट देखे हैं, लेकिन ऐसे ही हम आंखों के लिए, कान के लिए, गले के लिए, थायराइड वगैरह के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए, पीरियड से इरेगुलरिटी वगैरह है, डाइजेशन डिसऑर्डर्स है, तो उन सब के लिए भी हम इसमें इलाज कर सकते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक सीखने लायक साइंस है? अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो यस लिखिए। कितने लोगों को ये सीखने की इच्छा है जिसमें हम शरीर के बाकी के अवयवों को भी इलाज कर सकते हैं ये साइंस से, और हमें सीखना चाहिए ताकि हम अपने, ना ही अपने सेहत की लेकिन अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसके मदद से कई सारी बीमारियों में राहत पहुंचा सकते हैं। या या इट इज क्वाइट गुड एंड इजी। कितने लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है कि ये साइंस सीखने में डिफिकल्ट है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये साइंस इजी है और हम लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं? या यू आर राइट मुकेश जी, इट इज कोरियन मेथड। लेकिन वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके बारे में कैसे इसका यूज करना है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लोगों को बहुत सारी चीजें पता तो होती है लेकिन यूज नहीं करते हैं। नॉलेज तभी काम में आता है जब आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। करेक्ट? इजी है, राइट? मैंने चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक भेजा है। जिन लोगों को भी ये सीखने की इच्छा है वो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मैंने ग्रुप का लिंक शेयर किया है। आप वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। या दैट्स गुड मुकेश जी, बहुत अच्छी बात है। आप सर्टिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट है, लेकिन ज्यादातर जो कॉमन मैन होते हैं जिनको ये इसके बारे में पता नहीं है, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी होता है। जो थेरेपिस्ट हैं, जो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को तो कई सारी पद्धतियां आती हैं, वो लोग प्रैक्टिकली उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन एक आम इंसान जो केवल दवाइयों के भरोसे पे है या दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और उनको इसका इसके सीख करके उसका इस्तेमाल करना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि वो दवाइयों से बच सके, दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सके और अपनी बीमारियों में राहत पा सके। तो ये चैट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर किया है। जिन लोगों को सीरियसली इसमें सीखने की इच्छा है और अपनी सेहत को सुधारने की इच्छा है, वो लोग ये ग्रुप ज्वाइन करें। मैं अलग अलग कई सारे कोर्सेस लेता हूँ हेल्थ से रिलेटेड। तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उनको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे और वो अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ना ही केवल फाइनेंशियली लेकिन फिजिकली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो, यानी हेल्थ के मामले में भी हमें आगे बढ़ना जरूरी है। सेहत, अपने आप को हेल्दी रखना, ये हमारी जिम्मेदारी भी है।
और जरूरी भी है, क्योंकि आप जिंदगी के मजे तभी ले सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं। आपके पास में करोड़ों रुपए है लेकिन आपके पास में सेहत नहीं है, तो वो करोड़ रुपए आपके कुछ काम के नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जो राकेश झुनझुनवाला, जो 65,000 करोड़ का आसामी, लेकिन उसने कहा कि मेरा सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट मेरे अपनी सेहत के ऊपर है, जिसकी वजह से वो किडनी फेल हो गए, उनको हर अल्टरनेटिव डायलिसिस कराना पड़ता था। और एक 65,000 करोड़ होने के 65,000 करोड़ होने के बावजूद भी उनका आखिरी वक्त है वो बीमारी की वजह से परेशान होकर के गया। तो सेहत इतनी जरूरी होती है, तो हम स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके आगे बढ़ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हमारी करने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए हम लोग कई बार, जैसे आज संडे है, आज शाम को आप कोई भी होटल में जाएंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट रहेगा, कहीं पे भी आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगी, इतना सारे लोग होटल में जाएंगे। तो हम हजारों रुपया खर्चा कर देते हैं हमारे थोड़ी देर की एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जहाँ जरूरी होता है वहां पे हम पीछे हट कर लेते हैं। एनीवे, मैं आपको एक आसान तरीका दिखाता हूँ आपके पॉइंट्स को प्रेस करने के लिए और कंटिन्यू स्टिमुलेशन देने के लिए। हमारे पास में मूंग का दाना या मेथी का दाना होता है हमारे किचन में। खास करके मेथी हम लोग यूज करते हैं कढ़ी वगैरह बनाने में या तड़का मार लगाने में, या ग्रीन मूंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पेपर टेप होती है, आप देख सकते हैं इसमें मैंने मेथी के दाने कुछ लगाए हैं। दिखाई दे रहा है आपको? क्लियर है? या, थैंक यू मुकेश जी फॉर योर अप्रिसिएशन। यह हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हमारे पास में जो नॉलेज है हमें दूसरों को शेयर करना चाहिए। नॉलेज जितना हम शेयर करते हैं उतना बढ़ता है, और कभी भी नॉलेज शेयर करने से नॉलेज कम नहीं हो जाता है, इनफैक्ट बढ़ता है, क्योंकि वो सारी चीजें हमारी भी रिफ्रेश हो जाती है। कुछ चीजें अगर हम भूल गए हैं या इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो इस्तेमाल में आ जाती है। तो हमें सीख करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप लोग भी ये सारी चीजें अभी जो आप सीखे हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स आपको पता है घुटने के लिए, कमर के लिए, गर्दन के लिए, तो आप अपने पास पड़ोस में अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेटिव्स को बता सकते हैं। उनको भी हेल्दी रहने में आप हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने सीड्स लगा दिए हैं, ये मेथी के सीड्स लगाए मैंने। मूंग के भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पेनफुल कंडीशन में मेथी ज्यादा काम में आती है, क्योंकि मेथी जो है इस पर आयुर्वेदा वात नाशक है, वायु को कम करती है। और ये भी जितने भी दर्द होते हैं, फिर वो स्पॉन्डिलाइटिस हो, आर्थराइटिस हो, ये एलोपैथी के नाम है, आयुर्वेद के हिसाब से ये सारे वात रोग हैं। अभी अगर सपोज किसी को गर्दन का दर्द है, सर दर्द है सपोज, तो वहां पे सर दर्द के लिए भी हम इस तरीके से पट्टी लगा करके पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू प्रेशर मिलते रहेगा। ये पट्टी आप 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, एक दिन, 2 दिन रख सकते हैं, तो कंटिन्यू स्टिमुलेशन मिलता रहेगा। क्योंकि कई बार दर्द होता है, अभी जैसे गर्दन का दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है, ये महीनों से सालों से है, तो क्या एक आधे एक घंटा ट्रीटमेंट में नहीं ठीक होने वाली है। तो लेकिन पेन कंटिन्यू हो रहा है, तो हम पट्टी बांध करके पूरी रात भर रखे तो उसका दर्द कम हो जाएगा, तो उसको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये इसी तरीके से अगर गर्दन का दर्द है, तो वहां पे गर्दन में इस तरीके से उसका पॉइंट लगा सकते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे दर्द होता था वहां पे मैंने मेथी का दाना लगाया। अभी मैं इसको प्रेस करते रहूंगा, तो मेथी के दाने की वजह से कंटिन्यू स्टिमुलेशन मिलेगा, प्रेशर कंटिन्यू मिलते रहेगा। और ये पूरा दिन भर अगर मैं पट्टी रखता हूँ, तो ये पूरा दिन भर मुझे एक्यूप्रेशर मिलते रहेगा। यानी आपको बार बार एक्यूप्रेशर करने की जरूरत नहीं है। और ये पट्टी आप सभी उंगलियों में लग सकते हैं। और ये पेपर टेप रहती है, जो आपको सर्जिकल टेप या पेपर टेप जो है मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाती है। और ये पेपर टेप होने की वजह से इसकी एलर्जी भी नहीं होती है। यस, आप अगर प्रेस नहीं भी करते तो भी वो मेथी के दाने या मूंग के दाने की वजह से कंटिन्यू स्टिमुलेशन मिलते रहेगा। तो आप दबाव नहीं भी देते हैं तो भी उसका दबाव जो आने वाला है वो आते ही रहेगा। आपके पास में कोई सीड्स ना हो, तो आप प्लास्टिक के मोती वगैरह जो होते हैं, खास करके इमिटेशन ज्वेलरी में वगैरह यूज करते हैं, तो वो मोती के दाने यूज कर सकते हैं। आप रेती का कंकड़ यूज कर सकते हैं, जो गोलाकार हो, पॉइंटेड ना हो, चुभने वाला नहीं होना चाहिए, राउंड शेप होना चाहिए। अभी अगर किसी को शोल्डर पेन है, तो मैंने शोल्डर पॉइंट पे लगा दिया इस तरीके से।
अब ये मैं शोल्डर को प्रेस करते रहूंगा, ज्यादा अच्छा प्रेशर आएगा, मुझे बार बार पॉइंट ढूंढना नहीं पड़ेगा। और कंटिन्यू मैं ये पट्टी 12 घंटा 24 घंटा, एक दिन 2 दिन 3 दिन रख सकता हूँ। अगर घुटने का दर्द है तो मैंने घुटने के ऊपर लगा दिया, इस तरीके से। ये कमर का दर्द है तो ये कमर के एरिया में लगा दिया। यानी जहां कहीं पे भी आपको तकलीफ हो उससे रिलेटेड पॉइंट्स के ऊपर आप ये सीड्स बांध सकते हैं और ये कंटिन्यू स्टिमुलेशन मिलते रहेगा। कितना आसान तरीका है, आपको कितना इजी लगता है कि यस ये हम चीज ये घर में कर सकते हैं, ये मैनेजेबल है। अगर इजी लगता है तो ई लिखिए, मैनेजेबल लगता है तो एम लिखिए, आपको जो महसूस होता है वो लिखिए। कि इतना तो हम आसानी से घर में कर ही सकते हैं। शुगर के लिए इसमें नहीं, आज हम लोग ये इसमें पेन के लिए देखने वाले हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा वर्कशॉप है। 1.5 घंटे में 2 घंटे में हम लोग पूरे शरीर को नहीं देख सकते, हमारे शरीर में कई सारे अवयव हैं, कई सारी बीमारियां हैं। तो उसके लिए तो हमें प्रॉपरली सीखना पड़ेगा। लेकिन अभी बेसिक जो लोगों के प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। जिनको भी इसमें बाकी की बीमारियों के लिए सीखना है उनके लिए मैंने एक वर्कशॉप अरेंज किया है, उसकी डिटेल में अभी आपको शेयर करता हूँ। ये मूंग का दाना है, आपको अगर स्क्रीन पे दिखाई देता हो तो मूंग का दाना, मेथी का दाना, गेहूं का दाना, कोई भी सीड्स आप लगा सकते हैं जिससे प्रेशर आए। सिर्फ वो पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, या प्लास्टिक का मोती या रेती का कंगड़ भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अभी आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और भी आगे सीखने के लिए? तो जिन लोगों को सीरियसली हेल्थ अवेयरनेस है और ये इंटरेस्टिंग लगता है और सीखने में आसान लगता है और सीखने में इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए मैंने एक वर्कशॉप अरेंज किया है, उसकी डिटेल में आपको देता हूँ। मीन टाइम आपने अगर चैट बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भेजा था, अगर आपने ज्वाइन ना किया हो, जिनको सीखना है वो ये लिंक जरूर से ज्वाइन करें ताकि उनको अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, तो मैं आपको अभी मेरे नेक्स्ट वर्कशॉप के बारे में जानकारी देता हूँ, आप सब लोगों की इजाजत हो तो। हमारी सेहत हमारे हाथ में है। बी योर ऑन डॉक्टर। हमें खुद के डॉक्टर खुद बनना चाहिए। हमें डॉक्टर, जरूरत के वक्त में डॉक्टर के पास में भी जाना पड़ता है, दवाई भी लेनी पड़ती है और बातें। लेकिन एवरी नाउ एंड देन हमें मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हम लोग देखते हैं कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, वीडियोस आते हैं जिसमें डॉक्टर लोग बताते हैं कि दवाइयों की वजह से साइड इफेक्ट कितने हुए हैं और कितना नुकसान हुआ है। तो हमें अपने आप को थोड़ा उससे बचा के रखना जरूरी है, क्योंकि वो भी अपने लिए एक बड़ी हेल्प होगी। अगर आपका लिवर किडनी सेफ रहता है तो भी आपकी लाइफ काफी अच्छी रहती है, और इसके लिए हमें कम से कम दवाइयाँ यूज करनी पड़ती है। तो ये मेरा जो नेक्स्ट वर्कशॉप है ये अभी मंगलवार से शुरू हो रहा है, 23 तारीख से। 23, 25 और 27, ये 3 दिन का है। और 1.5 घंटा ऑनलाइन सेशन रहेगा। आप देख सकते हैं कि आज हम लोग ने 1.5 घंटे में कितनी सारी चीजें सीखी। लेकिन अगर और भी ज्यादा डिटेल में जाना है तो हमें और थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और वो इंटरेक्शन लाइव सेशन रहेगा, यानी अभी तो ये वन वे ट्रैफिक के जैसा है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है और कई सारी चीजें हमें कवर करनी होती है। वहां पे तो लाइव इंटरेक्शन रहेगा, यानी आपकी जो भी क्वेरीज होगी, आपके जो भी सवाल होंगे उसको भी एड्रेस किया जाएगा। उसके बाद में भी, वर्कशॉप खत्म होने के बाद में भी आपको कंटिन्यूअस गाइडेंस और सपोर्ट मिलते रहेगा। आप मेरे वेलनेस फैमिली के कम्युनिटी मेंबर्स होंगे, ताकि आपको जब भी कोई दिक्कत आती है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, एक्यूप्रेशर या भी दूसरी कोई थेरेपी से रिलेटेड क्वेरीज हो, तो आपको उसके बारे में गाइडेंस मिलते रहेगा। तो यानी ये एक किस्म का ये लाइफ टाइम का मेंबरशिप जैसा आप बोल सकते हैं कि आप लाइफ टाइम के लिए मेरे वेलनेस फैमिली के मेंबर हो जाएंगे, जिसका एडवांटेज आपको आगे भी मिलते रहेगा। क्योंकि अगर मेडिकल एक्सपर्ट के टच में हम लोग रहते हैं तो हमारी सेहत में डेफिनेटली सुधार हो सकता है, जब हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले तो। करेक्ट। और जब लाइक माइंडेड लोग जब भी सीखने के लिए आते हैं तो वो लोग भी एक दूसरे को काफी हेल्पफुल होते हैं और हमारी हेल्दी जर्नी आगे बढ़ती है।
तो ये आपके सेल्फ हीलिंग जर्नी की एक शुरुआत होगी। अगर आपने नहीं की है तो अभी से कीजिए, अगर ऑलरेडी आपने कर चुके हैं तो आप इसमें आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये 23, 25 और 27 ये 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा, और इसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। यानी आपका कोई सेशन मिस हो जाता है या आपको बाद में वापस से स्टडी करने के लिए आपको रिफर करना है, तो आप वो सेशंस का रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और आपकी जो भी क्वेरीज होगी तो उसके लिए आपको ग्रुप में भी सपोर्ट मिलते रहेगा। यानी वर्कशॉप खत्म होने के बाद में भी आपको सपोर्ट सिस्टम आपका चालू रहेगा। ठीक है, तो ये 3 दिन का वर्कशॉप है, जिसका रेगुलर बेसिस पे मेरा 699 रुपीज चार्जेस होते हैं, लेकिन कंसेशन के हिसाब से ये 499 है। लेकिन आज जो लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के 2 घंटा स्पेयर किया है और वो अपना इंटरेस्ट दिखाया है सीखने के लिए, और वो कितना हेल्थ के प्रति जागरूक है, ये आपने बताया है, तो एज ए टोकन ऑफ लव कहो या एक मेरी ओर से आप लोगों को ये वर्कशॉप, अगर आज आप रजिस्टर करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो ये आपको 399 में होगा। जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, वो लोग ये मेरा पेमेंट क्यूआर कोड मैंने स्कैन रखा हुआ है और जीपे नंबर भी डाला हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 399 रुपीज ये आज के दिन का ऑफर है। ओके, आपका ऑफिस टाइम है तो उसके लिए एक हो सकता है कि आप रिकॉर्डिंग बाद में आप देख सकते हैं आपकी सहूलियत पे। टाइम चेंज फिलहाल तो नहीं होगा ये वर्कशॉप जो, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 9 बजे एक दूसरा वर्कशॉप चालू है, जिसकी वजह से मेरे 7:30 से 9 बजे तक का ही टाइम मेरे पास अवेलेबल है, और कई सारे लोग इंटरेस्टेड है जल्दी से सीखने के लिए। तो ये वर्कशॉप में तो टाइम यही रहेगा, लेकिन आपको इसका रिकॉर्डिंग भी आप बाद में स्टडी कर सकते हैं, और इवन बाद में जब भी नेक्स्ट वर्कशॉप होगा तभी आप लाइवली वापस ज्वाइन भी कर सकते हैं। यानी आपने एक बार अटेंड किया है तो आप दूसरी बार अटेंड नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, आप दूसरी बार भी अटेंड कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और मेरे साथ कम्युनिकेशन मेंटेन रख सकते हैं, ताकि आपकी कोई क्वेरीज हो तो आपको वो क्वेरीज का सॉल्यूशन मिल जाए, आंसर मिल जाए, राइट। तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो लोग आज पेमेंट करेंगे तो अभी 399 रुपीज है। जिन लोगों को भी अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी शुरू करनी है, हेल्थ के बारे में आगे पॉजिटिव, अगर उनको कुछ चाहिए चेंजेस, तो तुरंत से अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी शुरू कीजिए। हम लोग कई बार, जैसे मैंने बताया, या ये वर्कशॉप में बेसिकली जैसे अभी हम लोगों ने जॉइंट्स देखे, जॉइंट के पॉइंट्स देखे, तो उसमें हम लोग फुल बॉडी के एरिया जो है उसके लोकेशंस देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट। अभी जैसे हम लोगों ने गर्दन के, कंधे के, ऐसे 4-5 पॉइंट ही देखे हैं, तो वो हम लोग फुल बॉडी के लोकेशन को हम लोग वहां पे सर्च करेंगे। जैसे आंखों के लिए कहाँ पे ट्रीटमेंट देनी होती है, कान के लिए कहाँ पे होगा, थायराइड के लिए कहाँ पे, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये सारे के सारे एरिया कवर, यानी फुल बॉडी एरिया कवर होगा, जिससे रिलेटेड आपको एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। ये बिगिनर्स कोर्स है, ये एडवांस नहीं है, ये एक शुरुआत है, क्योंकि आम इंसान इसको समझ सके और उसका इस्तेमाल कर सके, इस तरीके का ये सिंपल कोर्स डिजाइन किया है। लेकिन सिंपल होने के बावजूद इसमें फुल बॉडी एरिया कवर होने वाला है। यानी ये ऐसा सिलेक्टिव एरिया या सिलेक्टिव लोकेशंस के लिए नहीं है। इसमें आप केवल उतना ही करके भी आप फुल बॉडी के पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं या बीमारी में राहत पहुंचा सकते हैं। तो ये सेल्फ हीलिंग कोर्स है, तो इसमें सर्टिफिकेट कोर्स, ये सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है। सर्टिफिकेट कोर्स आपको एडवांस लेवल पे मिलेगा। ये सेल्फ हीलिंग जर्नी आप खुद के लिए सीख रहे हैं ना, ये आपको दूसरों के लिए दिखाना नहीं है। आप अपनी सेहत के लिए, आपको घुटने का दर्द है, अभी इसका सर्टिफिकेट आप किसको दिखाएंगे, मुझे घुटने का दर्द है और मैंने ये सीखा। तो ये आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मैं आपको दे सकता हूँ, बट उसका कोई जरूरत नहीं होता है जब हम खुद के लिए सीख रहे हैं। हाँ, आप जब भी प्रोफेशनल लेवल पे दूसरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कि आपका ये नॉलेज जो है वो सर्टिफाइड नॉलेज है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। बाकी सर्टिफिकेट तो आजकल ऐसे भी मिल जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सर्टिफिकेट से ज्यादा नॉलेज जरूरी होता है। कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके पास में सर्टिफिकेट तो है, लेकिन उन लोगों को ट्रीटमेंट करने को आता नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट कई बार पहचान से भी मिल जाते हैं। आप कंप्यूटर पे खुद भी छपवा सकते हैं, कोई क्रॉस चेक नहीं कर सकते।
तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट आ गया यानी आपके पास में नॉलेज आ गया, ऐसा नहीं है। आज आपने जितना भी सीखा, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, फिर भी आपको नॉलेज तो आया। आपको घुटने का पता चला, कमर का पता चला, गर्दन दर्द का, सर दर्द का, बैक पेन का, राइट। तो नॉलेज जो होता है उसको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अपने खुद के नॉलेज के लिए सर्टिफिकेट केवल एक अपना ईगो फुलफिल करने के लिए, या हमारा एक सेटिस्फेक्शन के लिए, या किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक बात है। लेकिन अगर आप सर्टिफिकेट के लिए केवल ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप नॉलेज लेने के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं और नॉलेज सीख करके आप अपने हेल्थ के बारे में इंप्रूवमेंट करने में इंटरेस्टेड है, तो ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहना चाहिए। फिर भी सर्टिफिकेट चाहिए तो देने में मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको दे सकता हूँ। बट जिनको नॉलेज लेना है, जिनको अपनी सेहत के बारे में चिंतित हैं और अपनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इसमें आगे बढ़ सकते हैं। या आप मेथी के अलावा आप मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। तो आपको एनर्जी कम करना है या ज्यादा करना है, इसकी जानकारी होना जरूरी होती है। लेकिन आप मैग्नेट का यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर पेन एग्रेवेट हो जाता है तो आप मैग्नेट का पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। बट आप एनीथिंग विच कैन प्रेस, इवन आपके पास में पॉइंट्स, अगर आप कोई मैग्नेट नहीं है, आप कलर से भी यूज कर सकते हैं। तो वो सब डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज होती है। बेसिक थेरेपी है स्टिमुलेशन का, पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना। फिर वो आप सीड से स्टिमुलेट कर रहे हैं, मोती से कर रहे हैं, मैग्नेट से कर रहे हैं, कलर से कर रहे हैं, या नीडल से कर रहे हैं, पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना जरूरी होता है। फिर वो अगर नीडल से करते तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं, प्रेशर देके करते तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, कलर से करते हैं तो उसको कलर थेरेपी कहते हैं। यानी चीजें वही है, नाम सिर्फ बदल जाते हैं, मेथड ऑफ एप्लीकेशन बदल जाती है। और सारी चीजों में रिजल्ट मिलता ही है जब तक आप प्रॉपरली स्टडी करके उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो आप में से जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। अभी अगर आप आज पे कर लेते हैं तो 399 रहेगा, उसके बाद में ये रेगुलर बेसिस पे 499 रहेगा। तो जिनको भी अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी करने में इंटरेस्ट है, जो अपनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ का ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो लोग ये थेरेपी सीख सकते हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक्यूप्रेशर में आप पॉइंट को दबाते हैं और एक्यूपंक्चर में आप नीडल से स्टिमुलेट करते हैं। एक ही मिनट में आपको नीडल दिखा देता हूँ। अभी हमने जो किया वो एक्यूप्रेशर, हम हाथों से या कोई भी औजार से दबाते हैं तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। और जब हम इस तरीके से नीडल से प्रेस पंक्चर करते हैं, आपको बहुत ही ये पतली नीडल है, अ, आपको नीडल दिखाई देती होगी। अब देख सकते हैं कितनी छोटी और कितनी पतली नीडल है ये एक्यूपंक्चर की नीडल है। यस, विजिबल है। मैंने जो पकड़ा है वो हैंडल है, और ये जो हिस्सा है वो एक्यूपंक्चर का नीडल का है, जो अंदर बॉडी में चुभाया जाता है। और इस तरीके से इसको हम ऐसे प्रेस करते हैं और ये अंदर चली जाती है। ये करीबन 1/2 to 1 इंच तक अंदर जाती है। दिखाई दे रही है आपको ये? ये एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट होती है जिसमें नीडल चुभाई जाती है। लेकिन एक्यूपंक्चर सीखने के लिए आपको क्वालिफाई होना जरूरी होता है, आपको शरीर शास्त्र के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। एक्यूप्रेशर के लिए ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग सीखे हैं, कई सारी फीमेल्स खास करके, जो लोग खाना बनाने का काम करते थे या सिलाई बुनाई का काम करते थे, और वो एक्यूप्रेशर सीख करके अभी
बेड रिडन पेशेंट्स को घर पे जाकर के इलाज करते हैं, महीने का 30 से 50 हजार रुपया कमाते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट। आप बाकी भी कोई भी तरीके से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सारे कमाने के तरीके में रिस्पेक्ट मिलता हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ये ऐसा मेथड है कि इसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है, ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं लोगों के, और पैसा भी मिलता है। तो जिनको थेरेपिस्ट बनना है, एज ए प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, तो वो लोग भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो वो लोग मेरे कांटेक्ट में रहिए। आपको अगर थेरेपिस्ट बनने में इंटरेस्ट है, आपको इसमें करियर बनाने में इंटरेस्ट है, तो इसमें आगे आप बढ़ सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको हेल्पफुल हो सकता हूँ। मैं कई सारी थेरेपी सिखाता हूँ, तो आप उसमें सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जो लोग कॉमन पर्सन है, जिन लोगों को केवल अपनी सेहत और अपने फैमिली मेंबर की सेहत में इंटरेस्ट है और अपनी सेहत को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली ये वर्कशॉप अटेंड करें। जिनको भी पॉसिबल है, जिनको भी इंटरेस्ट है, वो लोग ये कोर्स सीख करके अपने सेल्फ हीलिंग जर्नी को आगे बढ़ाए। ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड, वर्कशॉप से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। वंस अगेन मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ क्यूआर कोड और जीपे नंबर के लिए। तो आप उसको स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए और पेमेंट करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा यही नंबर है, जीपे वाला जो नंबर है वो, जिसमें आप मुझे आपका नाम और नंबर व्हाट्सअप कर लीजिए, आपका लोकेशन, तो मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है मैडम। आपको जो भी क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हैं बाद में भी। मेरा नंबर आपको मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, तो उसमें आप वो मुझे शेयर कर कुछ भी आपकी क्वेरी है। देखिए, कंफ्यूजन कभी होता है जब हम ज्यादा अपने दिमाग लगाते हैं। जब हम सरेंडर हो जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होता है। और जैसे कहते हैं, आज आज तो गुरु पूर्णिमा है, ऐसा कहते हैं कि गुरु के आगे जब हम समर्पित हो जाते हैं, तभी हमें, यानी जहाँ पे सर झुका है वहां पे सर चलाना नहीं है। तो अगर ऐसा कर देते, तो जब भी हम किसी डॉक्टर के ऊपर या किसी थेरेपिस्ट के ऊपर या हीलर के ऊपर जब हम भरोसा रख के काम करते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होता है। कंफ्यूजन कभी होता है जब भी हम बहुत ज्यादा गूगल सर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने प्रॉब्लम के लिए पूछते हैं, तभी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्योंकि आजकल हमारे पास में जो पेशेंट आते हैं ना, वो ज्यादातर तो ज्यादा सब कुछ गूगल करके आते हैं, और वो खुद ही फरमाइशी प्रोग्राम लेकर के आते हैं, मुझे ये करवाना है, मुझे वो करना है। अरे, जब सब कुछ आपको ही पता है तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करता है, जो आपको एडवाइस देता है, उसको फॉलो कीजिए। लेकिन आप बिना एडवाइस फॉलो किए हुए आप अपना दिमाग लगाएंगे। अगर डॉक्टर ने आपको 5 दिन दवाई लेने के लिए कहा है, तो आप 5 दिन दवाई लेकर के देखिए। लेकिन आप 2 दिन दवाई लेकर के, नहीं अभी तक मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, अभी मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो इस तरीके से आपकी बीमारी ठीक नहीं होती। क्योंकि एंटीबायोटिक्स होते तो 5 दिन लेने ही पड़ते हैं। तो आपको 5 दिन का कोर्स बोला है तो आपको करना चाहिए, लेकिन वहां पे आप अपना सर लगा करके आप 2 दिन दवाई लेंगे, 3 डोज की बजाय आप दिन में एक ही बार दवाई खाएंगे, फिर बोलेंगे मुझे फायदा नहीं हुआ, तो फिर बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी ठीक होने के लिए हमें उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, और उसके अलावा हमें एक फेथ रख करके काम करना पड़ता है, और थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है। इसके लिए जो साईं बाबा का प्रिंसिपल है, श्रद्धा एंड सबूरी, ये श्रद्धा एंड सबूरी सभी जगह पे काम में आती है। कहीं पे भी आपको आगे बढ़ना है तो श्रद्धा भी जरूरी है और सबूरी भी जरूरी है, यानी पेशेंस एज वेल एज ट्रस्ट। ये दोनों चीजों का बहुत ही जरूरी होता है। तो अगर आप सच में, अगर आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर, तो आप डिसीजन ले लीजिए। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे आप पूछ लीजिए, मैं कुछ गाइड कर सकता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन ये इतना बड़ा कोई डिसीजन नहीं है, आपको 5-10 लाख रुपया खर्चा नहीं करना है। केवल एक 400 रुपये, यानी आप अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास में भी जाते हैं, तो 500 रुपये का आपको चार्जेस लेके कंसल्ट करते हैं। वो आज के प्रॉब्लम के लिए, आप हफ्ते भर के बाद दूसरे प्रॉब्लम लेकर के जाएंगे, तो दूसरी बार आपको कंसल्टेशन चार्जेस देने पड़ते हैं, यानी हर बार आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। यहाँ पे तो ये जो सीखेंगे ये आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के वेबिनार से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और आपका बहुत सारा अवेयरनेस बढ़ा होगा। लेकिन केवल जानकारी लेना जरूरी नहीं है, जानकारी का इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है।
तो अगर आप सच में अगर अपनी सेहत को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आज जो सीखे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको डेफिनेटली उसका फायदा होगा। और जो भी सीखना चाहते हैं तो वो जरूर से पेमेंट करके वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, जो आपको आपकी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए और एक अगला कदम उठाने में सहायक होगा। तो आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा और आपको अच्छी सेहत और अच्छी लाइफ के लिए शुभकामना मेरी ओर से। थैंक यू वेरी मच और स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। तो आज का वेबिनार हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, अन्यथा आप ग्रुप में मैसेज करके या मुझे पर्सनली मैसेज करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरीज है तो। या ओके, तो आप डोंबिवली में हैं तो डेफिनेटली आप मुझे क्लिनिक में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको गाइड करूंगा। आपको ट्रीटमेंट भी अगर आपको चाहिए तो साइटिका के लिए आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी सारी ट्रीटमेंट मेरे यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप सच में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप ट्रीटमेंट हैं, कंसल्टेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और जो दूर के लोग हैं वो, और जिन लोगों को सीखने की इच्छा है वो सीख सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का वर्कशॉप हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड डे एवरीवन, थैंक यू।